तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली सीए रोहन गर्ग एआईआर 5 आप लोगों के लिए लेके आया है डीटी के रिवीजन वीडियोस फॉर नवंबर 24 अटेम्प्ट्स एंड मे 25 स्टूडेंट्स, राइट? सो बेसिकली मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि इससे बेहतर कंसेप्ट नोट्स आपको फिलहाल मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करके बहुत समय लगा के इन नोट्स को बनाया है। मैंने बहुत सारे टीचर्स के नोट्स पढ़े, ये देखा कि भाई क्या क्या उनमें डेफिशिएंसीज थी, सबको कंपाइल करा है। जो जो डेफिशिएंसीज मुझे नोट्स में लगी सबको मैंने इसमें इंक्लूड करा है। प्लस आईसीआई मटेरियल का एक एक शब्द मैंने पढ़ा है। अच्छा, इस वीडियोस के साथ साथ मैं आपको जो है एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं आपको आईसीआई मटेरियल के डीटी के सारे क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस भी कराऊंगा, राइट? अच्छा, इन नोट्स को अगर आपको चाहिए, ये नोट्स बेसिकली अगर आपको एक्सेस करने हैं, आपको ये नोट्स चाहिए, तो आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक डाल रखी है, एक तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है और एक टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप की लिंक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो विदाउट फर्दर अडू लेट अस जस्ट जंप इनटू द टॉपिक, और वो है आज पीजीवीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हम रिवीजन वीडियोस करेंगे। रिवीजन वीडियोस के अंदर बेसिकली मैं आपको डिटेल्ड में सब कुछ समझाऊंगा। अच्छा, आपका समय भी कम लगेगा, एंड नंबर 2 आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा कि भाई इसका पर्पस क्या है। डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रट नहीं सकते। डीटी को अगर आपने प्रोविजंस के साथ समझ लिया कि भाई सरकार का, गवर्नमेंट का इंटेंट क्या था इन सब चीजों को बनाने के लिए, तो आपको जो है डीटी बहुत आसान लगने लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीजीवीपी, अपन एसेंस समझते हैं कि भाई पीजीवीपी का एसेंस क्या है। तो देखना, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप एक कंपनी हो, आपने जो है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है? आपने जो है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और बेसिकली आपने जो है सरकार को बोला कि भाई देखो मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है कितना, 60 रुपए का। सरकार कहती है कि भाई देखो आपका नेट प्रॉफिट है 60, लेकिन देखो हम आपको जो है 60 रुपए पे टैक्स पे करने नहीं देंगे। आपने सरकार को कहा कि मेरा नेट प्रॉफिट है 60, मुझे 60 का 30% टैक्स देना है, 18 रुपए। तो फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट मेरी 30% है। सरकार कहती है कि भाई आपको टैक्स देना है, बिल्कुल हम आपसे टैक्स लेंगे, लेकिन टैक्स उस नेट प्रॉफिट पे लेंगे जो हम कैलकुलेट करके दे रहे हैं आपको, राइट? तो सरकार कहती है कि भी जो आप नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो हम उसको जो है वैलिड नहीं मानेंगे। आप हमारे तरीके से नेट प्रॉफिट निकालो, जो हम आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं उनको फॉलो करो, फिर जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा आप उस पर जो है टैक्स रेट लगाना। तो देखो अभी क्या हो रहा था कि भाई मेरी सेल है 100 रुपए की, मैंने परचेज दिखाया 20 रुपए के, मेरे पर्सनल खर्चे मैंने दिखाया 10 रुपए के, मैंने डेप्रिसिएशन दिखाया 20 रुपए का, और मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 60 रुपए का। आपने कहा सरकार को 60 का 30% 18 रुपए मुझे टैक्स पे करना है, सरकार ने कहा चल बुढ़वा हम जो है 60 रुपए पे टैक्स नहीं लेंगे, तू 60 रुपए नेट प्रॉफिट है उसको क्या कर, पकड़ ले। उसके बाद क्या कर, कुछ एडजस्टमेंट्स का जो हम तुझे बता रहे हैं। तो सरकार कहती है कि भाई जो तेरे पर्सनल खर्चे हैं, जो तेरे पर्सनल खर्चे हैं कौन से वाले, 10 रुपए के जो तेरे पर्सनल खर्चे हैं वो हम अलाउ नहीं करते, तो तू क्या कर, इस 10 रुपए को एड बैक कर दे। तो हमने क्या करा, 10 रुपए को एड बैक करा। सरकार कहती है कि जो तूने डेप्रिसिएशन निकाला है 20 रुपए का, कोई बात नहीं, हम तुझे बता रहे हैं एक मेथड, उसके अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन निकाल, और तेरा डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 10 रुपए, तो तू क्या कर, बेसिकली 10 रुपए के डेप्रिसिएशन को वापस एड बैक कर दे। तो मैंने ऊपर क्या कर रखा था, 20 रुपए का डेप्रिसिएशन लेस कर रखा था, सरकार ने कहा डेप्रिसिएशन सिर्फ 10 रुपए का लेस कराएंगे हम, तो हमने क्या करा, 10 रुपए वापस एड बैक कर दिया। तो सरकार कहती है कि बेटा देख, तेरा नेट प्रॉफिट निकल के आया कितना, 80 रुपए। अब 80 रुपए का 30% तो मुझे क्या कर, टैक्स पे कर। तो बेसिकली पीजीपी कुछ नहीं है, पीजीपी का मतलब है हमें कुछ सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सरकार ने कहा ये करो तो हम करेंगे वो, सरकार ने कहा वो करो तो हम करेंगे वो। तो बेसिकली सरकार की गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हुए नेट प्रॉफिट निकालेंगे और उस नेट प्रॉफिट पे टैक्स देंगे। और ओके, सो हम टैक्स वो वाले नेट प्रॉफिट पे नहीं देंगे जो हम अपने बुक्स में बना रहे हैं, बल्कि नेट प्रॉफिट हम कौन सा कैलकुलेट करेंगे, जो सरकार हमें गाइडलाइंस देती है उसके बेसिस पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा आपका। तो अब अपन डीप डाइव करते हैं किसमें, जो सरकार ने अपने को प्रोविजंस दे रखे हैं, गाइडलाइंस दे रखी है, जिसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। सो अपन करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है। अगर आपको पता हो कि अपनी जो टोटल इनकम होती है वो टोटल इनकम 5 हेड्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से 5 हेड होते हैं, एक होता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैप गेन्स एंड आईएफओएस। तो पीजीवीपी जो हेड है उसके अंदर अपने को कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल करनी है, वो अपने को कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 28 बताता है। देखो सबसे सेक्शन 28 में सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम पीजीवीपी। इसका मतलब ये है कि भाई आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई बिजनेस करा और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमाया वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अपन सबसे पहले वही पढ़ने जा रहे हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस में कौन कौन सी इनकम है जो टैक्सेबल होगी, राइट? अच्छा, उस इनकम को निकालने के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, वो अपन गाइडलाइंस पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये बाकी जो 2 से लेकर 10 तक के पॉइंट दे रखे हैं, बाकी जो 2 से लेकर 10 तक के पॉइंट्स दे रखे हैं, ये अपन आगे करेंगे जब आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि अपन बिजनेस की इनकम किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन सेक्शन 30 पे आ जाते हैं। सेक्शन 30 मुझे ये कहता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपने कोई रेंट पे करा है, कोई रेट्स पे करे हैं, टैक्सेस पे करा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा है, किसका, बिल्डिंग का। सो बेसिकली अपन क्या देखने जा रहे हैं कि भाई बिल्डिंग आपने कोई बिल्डिंग पे खर्चा करा है तो उसका आपको डिडक्शन किस तरह से मिलेगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात ये है कि भाई अगर आप टेनेंट हो, आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, तो सीधी सी बात है ना कि भाई जो भी बिल्डिंग आप किराए पे लेते हो, जो भी आप रेंट पे करोगे वो खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने क्या करा है, कोई रिपेयर का खर्चा करा दिया बिल्डिंग पे, आप किराएदार हो, आपने बिल्डिंग पे कोई छोटा मोटा रिपेयर का खर्चा करा दिया, सरकार कहती है कोई बात नहीं, इसका आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप ओनर हो, मुझे एक चीज बताओ कि भाई अगर मैं कोई ओनर हूं और मैंने कोई कैपिटल नेचर का खर्चा करा है, तो क्या मुझे वो पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा क्या, सरकार कहती है नहीं।
जो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है उसको आपको क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन मिलता है। अकाउंट्स में अपने पढ़ा है ना कि भाई कैपिटल नेचर के खर्चे पे डेप्रिसिएशन मिलता है। और इसका लॉजिकल रीजन ये है कि भाई मैं कोई 10 करोड़ की मशीनरी खरीद के लेके आ गया, अच्छा क्या मैं 10 करोड़ का खर्चा करंट ईयर में बुक कर लूं? करंट ईयर में बुक करने का मतलब है कि भाई 10 करोड़ का खर्चा मैंने करंट ईयर में अपनी इनकम से लेस कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट का कम निकल के आ गया और मुझे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। सरकार कहती है नहीं, ये जो आपने कैपिटल नेचर का खर्चा करा है ना 10 करोड़ का, आप तो ये देखो कि जो ये एसेट लेके आए हो इसकी लाइफ कितनी है। फॉर एग्जांपल 10 साल की लाइफ है, तो मैं क्या करूंगा, 10 करोड़ डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो 1 करोड़ का जो है मेरा खर्चा निकल के आएगा पर ईयर। तो सरकार कहती है कि अगर कैपिटल नेचर का खर्चा है तो आप उस पर क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लोगे, उस पर रेवेन्यू नेचर का खर्चा आप क्लेम नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि भाई अगर आप क्या हो, ओनर हो, हमने कहा कि भाई अगर आप क्या हो, ओनर ऑफ द बिल्डिंग हो, तो आपने जो रिपेयर्स का खर्चा करा है वो अलाउ कर देंगे। अच्छा जो आपने कैपिटल नेचर का खर्चा करा है उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। आपका जो रिपेयर्स है उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, कैपिटल नेचर का खर्चा इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि उस पर अपन को डेप्रिसिएशन मिलता है। अच्छा एक और चीज समझना, आपने किसी भी तरह की बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में सरकार को कोई भी तरह का जो है क्या करा है, टैक्स पे करा है, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने लैंड रेवेन्यू पे करा है, लोकल रेट्स पे करे हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पे करा है। अच्छा इंश्योरेंस आपने जो है क्या कर रखा है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस दे रखा है, उसका भी आपको डिडक्शन अलाउ करते हैं। अच्छा एक और चीज समझना कि जो भी टैक्सेस फॉरेन फॉरेन कंट्री लेवाई करती है उस पर भी जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो सेसेस रेट्स एंड टैक्सेस लेवाइड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट आर आल्सो अलाउड। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा आप मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मैं एक टेनेंट हूं, मैंने क्या करा, मिस्टर राम प्रसाद से एक जो है बिल्डिंग किराए पे ले ली, मैं टेनेंट हूं, मैंने किराए पे बिल्डिंग ले ली। अच्छा अब टेनेंट ने क्या करा, कैपिटल नेचर का खर्चा कर दिया। अब ओनर अगर कैपिटल नेचर का खर्चा करता तो उसको क्या मिल जाता, डेप्रिसिएशन मिल जाता। अच्छा मैं कौन हूं, मैं टेनेंट हूं, मैंने कैपिटल नेचर का खर्चा कर दिया, तो क्या मुझे पूरा का पूरा उसका खर्चा अलाउ हो जाएगा? सरकार कहती है नहीं। तो आपने कैपिटल नेचर का खर्चा करा है इन द कैपेसिटी ऑफ टेनेंट, उसको हम क्या मानेंगे, आपकी डिम्ड बिल्डिंग मानेंगे। मतलब मैं टेनेंट हूं, मैं उसको क्या मानूंगा, अपनी डिम्ड बिल्डिंग मानूंगा, और ओवर द ईयर्स क्या करूंगा, उस पर डेप्रिसिएशन लूंगा। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर कैपिटल नेचर का खर्चा कौन करता है, टेनेंट करता है, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, उसको करंट में पूरा पूरा खर्चा क्लेम नहीं करेंगे, उसको आपको डिम बिल्डिंग मानना है और उस पर आपको जो है डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा। वेरी इजी। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आप कोई भी नेट प्रॉफिट बना रहे हो, सॉरी नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो, पीएनएल अकाउंट बना रहे हो, तो उसमें जो रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो सारे खर्चा अलाउड है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में वो खर्चा एड बैक करना पड़ेगा। और ऐसा अपन कर क्यों रहे हैं, ताकि सरकार को जो है करेक्ट नेट प्रॉफिट निकल पाए। और कौन सा नेट प्रॉफिट निकल पाए, एज पर द गाइडलाइन जो सरकार ने दे रखी है। फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर सरकार रेट लगाएगी, टैक्स रेट लगाएगी और टैक्स लेगी आपसे। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा नेक्स्ट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखना क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो मेरा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर है, उसमें मैंने क्या करा, उसका मैंने इंश्योरेंस ले रखा है या फिर रिपेयर्स का मैंने खर्चा करा रखा है। अगेन अगर कैपिटल नेचर का खर्चा कराए तो क्या होगा, कैपिटल नेचर का खर्चा अगर आप करते हो तो उसका आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। तो इधर साफ साफ लिख दिया कि भाई रिपेयर्स के अंदर कैपिटल नेचर का खर्चा इंक्लूड नहीं होगा। इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा एक और चीज समझना, देखो अगर प्लांट एंड मशीनरी पे, अगर आपके प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे किसी टेनेंट ने क्या कराया, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस कराया है, अगर प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर पे किसी टेनेंट ने रिपेयर एंड इंश्योरेंस का खर्चा कराया तो आपको जो है अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा एक और चीज समझना, कोई एसेट अगर आपने बिजनेस में यूज करी ही नहीं तो क्या हम उसका आपको डेप्रिसिएशन देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो इन लोगों ने एक और चीज कह दी कि भाई आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा उन एसेट्स का जो आपने बिजनेस में यूज करे ही नहीं है। सीधी सी बात है ना, आप अपने डेप्रिसिएशन लेके क्या करोगे, प्रॉफिट को कम करोगे, सरकार को कम टैक्स पे करोगे। तो सरकार ने कहा कि अगर ये एसेट आपने बिजनेस के लिए यूज नहीं करी है तो इसमें आपको डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा एक और चीज मैंने आपको बता दी कि रिपेयर्स में क्या एक्सक्लूड होता है, रिप्लेसमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल नेचर का खर्चा है। अच्छा एक और चीज समझना, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे करा है, हमने ऊपर देखा था कि भाई आप एक मालिक हो तो आपको इंश्योरेंस जो है अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप टेनेंट हो, तो आपको जो है खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो अपन अभी क्या है, अभी अपन मालिक हैं, अपन ने जो है एक बिल्डिंग या फिर प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग तो सॉरी ऊपर चला गया, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का क्या करा मैंने, इंश्योरेंस कराया। तो देखो इंश्योरेंस प्रीमियम का एक और तरीका क्या हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम मे इवन टेक द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अ ट्रेड एसोसिएशन which undertakes to indemnify and insure its members against the loss। अच्छा देखो हुआ ये है कि भाई एक ट्रेड एसोसिएशन बनी, ट्रेड एसोसिएशन में मेरे 4-5 लोग हैं, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन में क्या हुए, 4-5 लोग हुए, ठीक है। अब हुआ ये कि जो ट्रेड एसोसिएशन है ये क्या करती है, मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेती है। और किस बात का कंट्रीब्यूशन लेती है कि भाई देखो हम आपसे कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं इंश्योरेंस का, अगर आपके एसेट्स को कुछ हो जाता है तो हम आपको क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस जो आपने प्रीमियम दिया है वो भी रिटर्न कर सकते हैं, या फिर हम आपको जो है आपके लॉस का इंडेमनिफिकेशन दे देंगे। तो बेसिकली एक ट्रेड एसोसिएशन बनी, ट्रेड एसोसिएशन अपने मेंबर से क्या कर रही है, पैसा कलेक्ट कर रही है। और क्यों कलेक्ट कर रही है कि अगर मेंबर्स के एसेट को कुछ हो जाता है तो ये क्या करेगी, जो ट्रेड एसोसिएशन है वो मेंबर्स को इंडेमनीफाई कर देगी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर इस तरह का कोई शेड्यूल बना हुआ है जहां पर क्या हो रहा है, एक ट्रेड एसोसिएशन मेंबर को इंडेमनीफाई कर रही है अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, तो भी हम इंक्लूड करेंगे। तो जनरली अगर आपने देखा होगा तो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होती है, एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई ट्रेड एसोसिएशन है, अगर वो भी मेंबर से इंश्योरेंस प्रीमियम ले रही है ताकि वो इंडेमनीफाई कर सके मेंबर्स को अगेंस्ट द लॉस, तो वो भी अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा आगे देखना क्या दे रखा है, ये सारी चीजें अलाउ हो जाएगी इवन इफ
अ पार्ट ऑफ इट इज रिटर्नेबल टू द इंश्योर्ड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो मैंने आपको समझाया ना कि भाई हम आपको लॉस तो इंडेमनिफाई कर देंगे, लेकिन कोई कोई ट्रेड एसोसिएशन ये भी बोलती है कि जो आपने प्रीमियम पे करा था ना वो भी हम आपको वापस लौटा देंगे। तो अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट है तो भी जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम का पार्ट माना जाएगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं और वो है डेप्रिसिएशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीजीबीपी चैप्टर का। सो बेसिकली अब अपन देखने जा रहे हैं सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन लेना मैंडेटरी क्यों होता है वो अपन थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले आप एक चीज समझो कि भाई एसेट्स दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। सरकार ने कहा कि इनकम टैक्स में टेंजिबल एसेट तीन तरह के हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। तो बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। सो इनकम टैक्स में टेंजिबल एसेट सिर्फ तीन कैटेगरी के होंगे, एक बिल्डिंग होगी, दूसरी फर्नीचर होगा, और बाकी जो भी तरह के एसेट्स हैं जो बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं है उसको अपन क्या टेक्निकली नाम देंगे, प्लांट एंड मशीनरी नाम देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा शिप हो गया, व्हीकल हो गए, बुक्स हो गए, साइंटिफिक अपरेटस हो गया, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो गए। ये बेसिकली ना तो बिल्डिंग है ना फर्नीचर है, तो बची क्या, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये किस कैटेगरी में आएगी, प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज समझना कि भाई जो कॉस्ट ऑफ लैंड होता है उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। कॉस्ट ऑफ लैंड पे आपको जो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होती है, कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। हमने एक चीज समझी कि भाई टेंजिबल एसेट तीन तरह के होंगे इनकम टैक्स में बिल्डिंग, फर्नीचर और तीसरा क्या बचा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो सरकार ने कहा स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग एंड स्पेशलाइज्ड फर्नीचर एंड फिटिंग। इसकी कहानी समझना आपको उससे ज्यादा रिटेन रहेगा। एक बार क्या हुआ कि भाई एक बंदा सिनेमा हॉल चला रहा था। अच्छा, सिनेमा हॉल जो होता है उसमें आपको पता है कि भाई इस एक स्पेशलाइज तरह की बिल्डिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं, ताकि जो आवाज है, आवाज की मॉड्यूलेशन है बहुत अच्छी तरह है, अच्छी अच्छी सीट्स होती है। अच्छा, तो बेसिकली वो एसएससी क्लेम करता है कि भाई जो मेरी ये सिनेमा हॉल है ना, ये मेरी क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये मेरी बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, ऐसा वो क्यों क्लेम कर रहा है, क्योंकि आगे जाके अपन ये पढ़ेंगे कि भाई जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग पे आपको जो है डेप्रिसिएशन की रेट मिलती है, वो कितनी मिलती है, 10% की। और प्लांट एंड मशीनरी पे आपको जो है डेप्रिसिएशन की रेट मिलती है 15% की। तो एसएससी बोलता है कि जो मेरे सिनेमा हॉल है ना, ये मेरी प्लांट एंड मशीनरी है, मेरी बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ताकि वो ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सके, अपना नेट प्रॉफिट कम कर सके और अल्टीमेटली कम टैक्स पे कर दे। तो सरकार ने कहा कि भाई देख, जो तू बोल रहा है ना वो गलत है। जो तेरी ये सिनेमा हॉल है, ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानी जाएगी, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग ही मानी जाएगी। तो सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई किसी भी तरह की कोई स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग है तो उसको आप प्लांट एंड मशीनरी नहीं कह सकते। किसी भी तरह का अगर स्पेशलाइज्ड फर्नीचर एंड फिटिंग है तो भी आप उसको प्लांट एंड मशीनरी नहीं कह सकते। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग ही माना जाएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग है तो फर्नीचर एंड फिटिंग ही माना जाएगा। ये ज्यादा कहानी समझ में आ गई। अच्छा, लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक आपका जो है प्लांट एंड मशीनरी क्यों नहीं है वो अपन आगे समझेंगे। और उसके अलावा टी बुशेस, टी बुशेस का मतलब क्या है कि अगर आप क्या करते हो, चाय बनाने का बिजनेस करते हो या फिर चाय बेचने का बिजनेस करते हो, तो जो आप पत्ते खरीद के लेके आते हो ना, चाय के पत्ते खरीद के लेके आते हो, वो आपका प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है, वो आपका रेवेन्यू खर्चा है, उससे आप रेवेन्यू एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। ये तक पूरी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज समझते हैं अपन आगे चल के, और वो ये है कि जस्ट सेकेंड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो अभी तक अपने ये देख लिया कि भाई एसेट्स कितने तरह के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल में क्या क्या होता है, बिल्डिंग होती है, फर्नीचर होता है, प्लांट एंड मशीनरी होती है। देखो, एक तो ये रही बिल्डिंग, एक ये रहा फर्नीचर, और एक हो गया प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जो अपनी शिप होती है, शिप क्या होती है, प्लांट एंड मशीनरी ही होती है। लेकिन मैंने इसकी अलग से हेडिंग इसलिए बना दी क्योंकि ये जो है सबसे अलग है, इसकी डेप्रिसिएशन रेट सबसे अलग है। तो शिप की डेप्रिसिएशन रेट ध्यान रखना 20% है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिल्डिंग अपन चालू करते हैं बिल्डिंग से, उससे पहले अपन एक बार इंटेंजिबल एसेट देख लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट की डेप्रिसिएशन रेट होती है 25%। ध्यान रख के याद रखना ऑफ कोर्स। अब देखना, बिल्डिंग तीन तरह की होती है, एक होती है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, एक होती है कमर्शियल पर्पस के लिए, और एक होता है टेम्पररी स्ट्रक्चर। तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन रेट होगी 5%, कमर्शियल पर्पस के लिए बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन रेट होगी 10%। और अगर आपने क्या करा है, बिल्डिंग को एक्वायर करा है ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2002, किस लिए एक्वायर करा है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए। तो आपने कोई बिल्डिंग एक्वायर करी, उसके अंदर क्या करा आपने, इंस्टॉल कर दिया प्लांट एंड मशीनरी। किस चीज के लिए, आप क्या, आपका प्रोजेक्ट क्या है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट या फिर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है। तो बेसिकली सरकार ये कहती है कि इस तरह की कोई बिल्डिंग है तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन रेट मिलेगी 40% की। अच्छा, टेम्पररी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डर हूं, ठीक है, मैं एक बिल्डर हूं, ओके जस्ट अ सेकंड, आपको विजिबल है ना ये, राइट, ठीक है। तो मैंने बताया रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 5%, कमर्शियल पर्पस के लिए 10%, टेम्पररी स्ट्रक्चर पे 40% हो गया ये, राइट। टेम्पररी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मैं एक बिल्डर हूं, मुझे पता है कि इस बिल्डिंग को बनाने में 2 साल लगेंगे। मैंने क्या करा, मजदूरों के लिए झोपड़पट्टी बना दी कि भाई 2 साल आप क्या कर सकते हो, इन झोपड़पट्टी में रह सकते हो। तो सरकार कहती है कि आपने ये जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया है बिल्डिंग का, इस पे आप जो है क्या कर सकते हो, 40% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ये तो कहानी समझ आ गई, बिल्डिंग क्लियर हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन रेट्स के लिए कोई शॉर्टकट ढूंढने मत जाना, आप इतनी बार रिवाइज कर लोगे एग्जाम से पहले कि ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएंगे, आपको अलग से एफर्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, जितने ज्यादा शॉर्टकट्स बनाते जाओगे उतना उलझ जाओगे कि भाई कितने शॉर्टकट्स फिर आप अल्टीमेटली जाके रिटेन कर पाओगे, वो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि डेप्रिसिएशन रेट्स के लिए आपको कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन रेट सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपका फर्नीचर, सॉरी फिर शिप है, उस पर आपको 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, फर्नीचर एंड फिटिंग पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा कितना, 10% का। अब आ जाते हैं अपन लास्ट टॉपिक पे, और वो है प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा देखना, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन रेट है 15%। तो प्लांट एंड मशीनरी की जनरल रेट क्या है, 15%। 15% आपकी क्या है, जनरल रेट है। अच्छा,
कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं जहां जहां सरकार ने बता दिया कि भाई इन प्लांट एंड मशीनरी पे आपको ये डेप्रिसिएशन रेट क्लेम करनी है। कौन कौन से प्लांट एंड मशीनरी है वो देख लेते हैं। आपकी बेसिकली कोई मोटर कार है, आप कोई मोटर कार खरीद के ले गए, सरकार ने कहा 15% डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मोटर कार को किराए पे देने का बिजनेस है तो सरकार कहती है कि डेप्रिसिएशन रेट क्या हो जाएगी, 15 से 30 हो जाएगी, मतलब 15 में ऐड कर देंगे। तो अगर आपका बिजनेस किस चीज का है, मोटर कार को किराए पे देने का, ठीक है, तो आपका डेप्रिसिएशन रेट कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अगर आपने यही दो चीजें इस दौरान करी है, मतलब अगर आपने कोई मोटर कार इस पीरियड में खरीदी है, ठीक है, अगर आपने कोई मोटर कार इस पीरियड में खरीदी है तो आपकी रेट क्या हो जाएगी, वैसे जनरल रेट कितनी है, 15%, राइट। तो सरकार ने कहा 15+15 कर देंगे हम, बेसिकली क्या करेंगे, 15+15 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो मोटर कार पे डेप्रिसिएशन रेट है 15% की। अच्छा मोटर कार को अगर आप किराए पे देते हो, अगर आपका बिजनेस है मोटर कार को किराए पे देने का, तो आपकी डेप्रिसिएशन रेट कितनी हो जाएगी, 15 में 15 ऐड कर दो, ठीक है, 15 में मैं क्या कर दूंगा, 15 ऐड कर दूंगा। अच्छा अगर आपने कोई मोटर कार खरीदी है इस दौरान, कब, 23/8/2019, मतलब 23 अगस्त 2019 से लेके 31/3/2020 तक, मतलब कोरोना के पहले तक अगर आपने कोई मोटर कार एक्वायर करी है तो सरकार ने कहा कि डेप्रिसिएशन रेट क्या हो जाएगी, 30% हो जाएगी। बेसिकली हुआ ये था कि भाई इस दौरान क्या हुआ था, ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ा रिसेशन आ गया था बेसिकली, तो ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ा रिसेशन आ गया था, तो उनके व्हीकल्स बिक ही नहीं रहे थे, तो सरकार ने एक इंसेंटिव दिया बिजनेसमैन को कि भाई अगर आप मोटर कार खरीदते हो इस दौरान पे तो आपको जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे, मतलब 15 का क्या हो जाएगा, 15 की रेट 15% से बढ़ जाएगी। तो क्या चीज है कि अगर आपने कोई मोटर कार एक्वायर करी है इस दौरान एंड पुट टू यूज कर ली, बिफोर इतना यूज भी करना है, ऐसा नहीं कि मोटर कार उठा के रख ली हम बाद में यूज करेंगे, सरकार ने कहा आप खरीदो और 31/3/20 से पहले उसको पुट टू यूज ले लो, मतलब एक्चुअल में यूज लेना। तो 15 की रेट कितनी हो गई, 30% हो गई। अच्छा ऐसे ही 30 की रेट कितनी हो जाएगी, 30+15 कितनी हो जाएगी, 45, 30+15 कितनी हो जाएगी, 45। क्यों, हमने कहा कि भाई अगर आप मोटर कार को एक्वायर करते हो इस दौरान और आपने पुट टू यूज ले लिया 31/3/2020 को, तो आपकी रेट कितनी हो जाएगी, 45%। और ये कौन सी मोटर कार है, वो मोटर कार है जिसको आप क्या कर रहे हो, किराए पे दे रहे हो, तो आपका बिजनेस है किराए पे देने का, तो रेट है 15 और 30। अच्छा ये 15 और 30 क्या हो जाएगी, 15% से बढ़ जाएगी अगर आपने क्या करा है, मोटर कार को इस दौरान खरीदा है। इसको याद करना, इसके बिल्कुल एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम में और बहुत बार बनते हैं, तो इसको इस डेट्स को याद रखना कि कौन सी डेट है, कोरोना से पहले तक की है और स्टार्टिंग डेट क्या है, 23/8/2019। अच्छा एक और चीज अपन आगे बढ़ते हैं और वो है कि भाई मोल्ड्स एक तरह का रॉ मटेरियल है जो रबड़ या फिर प्लास्टिक वुड फैक्ट्री में यूज होता है, उस पर 30% डेप्रिसिएशन लगेगा। प्लांट एंड मशीनरी यूज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कवरिंग ऑल द इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो कोई प्लांट एंड मशीनरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज हो रही है तो उस पर डेप्रिसिएशन रेट क्या लगेगी, उस पर डेप्रिसिएशन रेट लगेगी बेसिकली 30% की। इधर तक पूरी कहानी समझ में आ गई। अब देखना 40% डेप्रिसिएशन रेट किस पे लगेगी, 40% डेप्रिसिएशन रेट लगेगी एरोप्लेन पे, किताबों पे, ठीक है, एनर्जी सेविंग डिवाइस पे, कंप्यूटर पे, कंप्यूटर हो गया इंक्लूडिंग कंप्यूटर की एक्सेसरीज सच एज यूपीएस, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। अच्छा एनवायरमेंट को बचाने के लिए कोई भी इक्विपमेंट है उस पर डेप्रिसिएशन रेट लगेगी कितनी, 40%। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रिसोर्स रिकवरी सिस्टम, इन सब पे डेप्रिसिएशन रेट है 40% की। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन रेट है 40% की। अच्छा कोई कंटेनर है, किसके बने हुए, ग्लास के बने हुए या फिर प्लास्टिक के बने हुए, जिसको आप एज अ रिफिल यूज, डेप्रिसिएशन रेट क्या है, 40% की रेट है। अपन एक चीज समझी थी कि भाई अगर आप कोई बिल्डिंग एक्वायर करते हो किसके लिए, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए, तो आपकी डेप्रिसिएशन रेट है 40%। इसी तरह से अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए, तो बेसिकली अगेन डेप्रिसिएशन रेट कितनी है, 40% है। इधर तक पूरी कहानी समझ में आ गई। अपन फटाफट समराइज कर लेते हैं, ठीक है। बिल्डिंग में क्या होता है, बिल्डिंग में रेसिडेंशियल पर्पस है, बिल्डिंग में रेसिडेंशियल पर्पस है तो 5%, कमर्शियल पर्पस है तो 10%, टेम्परेरी स्ट्रक्चर पे कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग पे 10% है, शिप पे कितना है, 20% है। प्लांट एंड मशीनरी मैंने आपको कहा कितना है, 15% है। प्लांट एंड मशीनरी पे आपको जो है डेप्रिसिएशन रेट है 15% की। मोटर कार पे 15% की डेप्रिसिएशन रेट है, राइट। अगर उसको आप क्या करते हो, किराए पे दे दो तो 15 में 15 ऐड कर देना, तो कितना हो गया, 15+15 30 हो गया। अच्छा इन दोनों को 30 और 45 को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें 15-15 ऐड कर दोगे तो आपका जो है कितना निकल जाएगा, 30 और 45 निकल के आ जाएगा, इजी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मोल्ड्स, इन दो को अलग से याद रखना कि भाई मोल्ड्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कोई प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही है तो डेप्रिसिएशन रेट कितनी, 30% की है। इसके अलावा 40% की डेप्रिसिएशन रेट है किस पे, किताबों पे, एरोप्लेन पे, कंटेनर पे, एनर्जी सेविंग डिवाइस पे, कंप्यूटर पे। अच्छा इन्वायरमेंट को बचाने वाले इक्विपमेंट पे, लाइफ सेविंग इंसान को बचाने वाले इक्विपमेंट पे और इन्वायरमेंट को बचाने वाले इक्विपमेंट पे 40%। और उसके अलावा ये वाला पॉइंट वाला बिल्डिंग वाला उठा लिया अपन ने, इजी है। इधर तक पूरी कहानी समझ आ गई आपको। इंटेंजिबल एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन की रेट मिलेगी 25% की, ऑलराइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने पॉइंट नंबर 1 2 3 देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3, ओके। अच्छा एक और चीज समझना, प्लांट में क्या इंक्लूड होता है, पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर व्हीकल आपका क्या है, प्लांट है, तो व्हीकल का इंजन भी क्या माना जाएगा, प्लांट माना जाएगा। इसी तरह से
मशीनरी इंक्लूड्स पार्ट ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग इंक्लूड्स पार्ट ऑफ बिल्डिंग। सिमिलरली बिल्डिंग इंक्लूड्स रोड, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। इसका मतलब क्या है, आपने फैक्ट्री से लेके अपने गेट तक कोई रोड बना दिया, ठीक है, ताकि आपका सामान फैक्ट्री से लेके बाहर आराम से चला जाए। सरकार ने कहा ये जो रोड है ये भी आपका क्या है, बिल्डिंग माना जाएगा। एक और चीज समझना, और वो ये है कि भाई इनकम टैक्स में जो आपको डेप्रिसिएशन मिलता है वो पुट टू यूज बेसिस पे मिलता है। मैंने क्या बताया आपको, इनकम टैक्स में जो आपको डेप्रिसिएशन मिलता है वो पुट टू यूज, इनकम टैक्स में जो आपको डेप्रिसिएशन मिलता है वो बेसिकली आपको पुट टू यूज बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। अच्छा, पुट टू यूज का मतलब है कि भाई एक्चुअल में आपने करंट ईयर में उसको यूज में ले लिया। तो फॉर एग्जांपल आप कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेके आए, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी आप कोई खरीद के लेके आए, आपने उसको यूज में नहीं लिया, तो आपको करंट ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कब मिलता है, जब आपने उसको एक्चुअली में यूज में ले लिया। नंबर 2, आपका जो एसेट है वो एक्चुअल में बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई जो आपका एसेट है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई आपने कोई घर पे एसी लगा ली, आपकी कोई घर पे एसी लगा ली, तो क्या उस एसी का हम आपको डेप्रिसिएशन देंगे? बिल्कुल नहीं। तो सरकार कहती है कि आपको डेप्रिसिएशन उन्हीं एसेट्स का मिलेगा जिसको आप एक्चुअली में बिजनेस के लिए यूज ले रहे हो। एंड नंबर 2, उन्हीं एसेट्स का मिलेगा जो आपने करंट ईयर में एक्चुअली में यूज में ले लिए। खरीद के लेके आ गए तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, अगर आपने एक्चुअल में यूज में लिया है तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज समझना, देखो क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द पीरियड ऑफ यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो सीधी सी बात है, इनकम टैक्स में, सॉरी, कंपनीज एक्ट में अगर आप कोई एसेट खरीद के लेके आते हो तो जिस दिन खरीद के लेके आ गए उस दिन से लेके ईयर एंड तक आप क्या करते हो, प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन निकालते हो। इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है, इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स में कैसे डेप्रिसिएशन निकलते हैं वो जस्ट अपन आगे देखेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, अगर आपने एसेट को एक्वायर करा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लेकिन पुट टू यूज नहीं करा, आपने एक्वायर तो कर लिया लेकिन यूज में नहीं लिया, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। देन द डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड फॉर सच एसेट बट द कॉस्ट वुड बी एडेड टू द ब्लॉक ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या है, वो अपन आगे जब डब्ल्यूडीवी निकालेंगे जब समझेंगे। तो मैंने आपको एक चीज समझाई कि अगर कोई एसेट आप खरीद के लेके आ गए लेकिन करंट ईयर में आपने उसको पुट टू यूज नहीं करा तो डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, कंपनीज एक्ट में क्या होता था, जिस दिन खरीद के लेके आ गए उस दिन से लेके ईयर एंड तक आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता था। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी ऊपर कि भाई जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो प्रोपोर्शनेटली नहीं मिलेगा। देखो ये रहा ना, जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो प्रोपोर्शनेटली नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल जिस दिन आप खरीद के लेके आए उस दिन से लेके ईयर एंड तक का डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। इनकम टैक्स में कैसे मिलता है, इनकम टैक्स में अगर आप एसेट को खरीद के लेके आ गए और आपने उसको एक्चुअल में यूज कर लिया तो पूरे साल का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अपना ईयर क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो अपन समझते हैं कि अपना ईयर चल रहा है, अज्यूम करो अप्रैल से लेके, अप्रैल 23 ले लेते हैं अपन, अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024। ठीक है, ये मेरा क्या चल रहा है, ईयर चल रहा है। ठीक है, इधर तक कहानी समझ में आ गई। मैं कोई एसेट को परचेज करके लेके आया कब, मैं कोई एसेट को परचेज करके लेके आया मई 2023 में। ठीक है, और मेरा ईयर एंड कब है, मेरा ईयर एंड होगा मार्च 2024 को, मेरा ईयर एंड होगा मार्च 2024 को। इधर तक कहानी समझ आ गई। अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, अगर मैं बात करूं किसकी, कंपनीज एक्ट की, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं अपन। अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की तो कंपनीज एक्ट में आपको डेप्रिसिएशन कब से कब तक का मिलेगा, मई 23 से लेके मार्च 24 तक आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है कि करंट ईयर में आप एसेट को क्या करो, परचेज करो प्लस पुट टू यूज ले लो। ठीक है, तो आपको पूरे साल का हम डेप्रिसिएशन देंगे। तो इधर हमको कितने का डेप्रिसिएशन मिला था, 11 महीने का। लेकिन इनकम टैक्स में क्या होगा, पूरे 12 महीने का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इधर तक पूरी कहानी समझ आ गई कि भाई इनकम टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन मिलता है पुट टू यूज बेसिस पे। एंड नंबर 2, अगर आपने एसेट परचेज करा, पुट टू यूज कर लिया, पूरे साल का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है कि अगर एसेट की करंट ईयर में अगर आपने क्या करा है, एसेट को 180 दिन से कम यूज करा है, करंट ईयर में अगर आपने एसेट को 180 दिन से कम यूज करा है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, सिर्फ 50% डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। तो मैंने देखा कि भाई अगर आपने एसेट को यूज करा है फॉर लेस देन 180 डेज, अगर 180 दिन से आपने कम यूज करा है, डेप्रिसिएशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितना, 50%। दिस रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज ओनली टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझाता हूँ। तो इधर तक पूरी कहानी समझ आ गई। एसेट आपने खरीदा, 180 दिन से कम यूज करा, करंट में यूज तो कर लिया लेकिन 180 दिन से कम यूज करा, तो सरकार कहती है डेप्रिसिएशन 50%। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा था कि भाई आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा पूरे साल का अगर आपने करंट ईयर में एसेट को परचेज करा। करंट ईयर में अगर आपने क्या करा, एसेट को परचेज करा और पुट टू यूज कर लिया, पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एसेट को 180 दिन से कम यूज करा है तो डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज समझाई और वो क्या थी कि भाई दिस रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज ओनली टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। क्या मतलब है, देखो समझते हैं। अपना ईयर क्या चल रहा था, अपना ईयर चल रहा था बेसिकली 23-24, राइट। सो अपना ईयर चल रहा था, प्रीवियस ईयर चल रहा था अपना 2023-24। ओके, मैं एसेट को परचेज करके लेके आया कब, 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, मैं एसेट को परचेज करके लेके आया 1 जनवरी 2024 को एंड मैंने पुट टू यूज ले लिया, पुट टू यूज ले लिया 1 जनवरी 2024 को। अब मुझे बताओ इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 100%।
नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको 180 दिन से कम यूज करा है। कैसे कैलकुलेट करा? 1/1/2024 से लेके क्या करोगे, 1/1/2024 से लेके 31/3/2024 तक निकालो। 3 महीने होते हैं ना, 3 महीने इंटू 30 कर लो, कितना होता है ये? 90 डेज। तो बेसिकली इस एसेट को बेसिकली मैंने क्या करा है, 180 दिन से कम यूज करा है, तो डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 50% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन सरकार ने एक ट्विस्ट कहा, और ट्विस्ट क्या बोला सरकार ने कि भाई अपन ने ये एसेट को एक्वायर कब करा है? 23-24 में। पुट टू यूज कब कर लिया? 23-24 में। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब अपन अज्यूम करते हैं कि भाई मैंने एसेट को एक्वायर तो कर लिया था कब? 1/1/2024 को। मैंने एसेट को एक्वायर कर लिया था 1/1/2024 को, लेकिन पुट टू यूज कब लिया? अगले साल लिया। तो अपन लिखते हैं कितना हो गया प्रीवियस ईयर, कितना हो गया प्रीवियस अगर मैं लेता हूं 2024-25, प्रीवियस ईयर लिया मैंने 2024-25, और मैंने इसको यूज कब ले लिया? 1/5/2024 को। मैंने जो है इसको पुट टू यूज करा 1/5/1/4/2024 को। तो मुझे एक चीज बताओ, एक्विजिशन ईयर कौन सा है? एक्विजिशन ईयर कौन सा है मेरा? एक्विजिशन ईयर है आपका 23-24। पुट टू यूज कौन सा है? पुट टू यूज कौन सा है बेसिकली? तो पुट टू यूज हम लोगों ने कहा 24-25। तो हमने कहा था कि भाई अगर आपने क्या करा है, एसेट को 180 दिन से कम यूज करा है, अगर एसेट को 180 दिन से कम यूज करा है तो हम आपको 50% डेप्रिसिएशन देंगे। ये कब के लिए है? जब आपने बेसिकली एसेट को एक्वायर भी सेम ईयर में करा है और पुट टू यूज भी सेम ईयर में करा है। अच्छा, अब इसको अपन ऐसा समझते हैं कि भाई मैंने इस एसेट को पुट टू यूज करा है अगले साल, और अगले साल ले लो ऐसे 1/1/2025 ले लो इसको, 1/1/2025। तो 1/1/2025 लेके 31/3/2025 की बात करता हूँ मैं, 1/1/2025 से लेके 31/3/2025 की बात करूँ, तो मुझे बताओ कितना दिन होता है अगेन? ये 90 डेज होता है ना। तो सरकार कहती है कि अगले साल आपको 50% डेप्रिसिएशन नहीं लेना, अगले साल आप 100% डेप्रिसिएशन ले सकते हो। आपको मेरी कहानी समझ में आ रही है ना? मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई 50% का रेस्ट्रिक्शन तब लगता है जब आपने एसेट को एक्वायर करा और पुट टू यूज कर लिया सेम ईयर में। अच्छा, पुट टू यूज सेम ईयर में करा और वो जो यूज करा है उसका ड्यूरेशन 180 डेज से कम है, तो 50% आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने एसेट को एक साल में एक्वायर कर लिया और अगले साल पुट टू यूज करा, एक साल में एक्वायर करा और अगले साल पुट टू यूज करा, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्वायर तो कर लिया था 23-24 में, मैंने एक्वायर कर लिया था कब? 23-24 में, और पुट टू यूज कब करा? 24-25 में, मतलब अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो भले ही अगले साल मैंने क्या करा है एसेट को, भले ही अगले साल मैंने एसेट को 180 दिन से कम यूज करा है, फिर भी मुझे जो है क्या मिलेगा? 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर भी मुझे बेसिकली 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि भाई इसका मतलब क्या है, और ये बिल्कुल आपसे टेस्ट कर सकता है आपके एमसीक्यूज में। तो हमने एक चीज पढ़ी कि भाई अगर आपने एसेट को यूज करा है फॉर लेस देन 1 डेज, आपका डेप्रिसिएशन 50% रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन दिस रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज ओनली टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो जिस साल आपने एक्वायर करा उसी साल पुट टू यूज करा और वो 180 दिन से कम है, तो 50% का आपको जो है रेस्ट्रिक्शन लगाना है, अदरवाइज 100% आपको डेप्रिसिएशन पूरा मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज समझते हैं, और वो क्या है? एक और चीज समझते हैं और वो ये है कि भाई आपको जो डेप्रिसिएशन है वो किसको मिलेगा? लेसर को मिलेगा, लेसी को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं लेसर हूं, मैंने कोई एसेट किराए पे दे दिया किसी को, तो डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। तो लेसर कौन होता है? ओनर होता है। तो डेप्रिसिएशन जो है लेसर को मिलता है इनकम टैक्स में, लेसी को नहीं मिलता। अच्छा, एक और चीज देखो, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर आप कोई मोटर कार लेके आए तो उस पर डेप्रिसिएशन रेट कितनी होती है? 15%। लेकिन अगर आपने उस मोटर कार को लेके आए, लेकिन और आपका बिजनेस क्या है कि भाई आप इस मोटर कार को किराए पे देते हो, तो डेप्रिसिएशन रेट कितनी हो जाती है? 30% हो जाती है ना। सही बात है ना? अच्छा, एक और चीज समझते हैं अपन। अब आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है लीजिंग आउट व्हीकल्स। मेरा बिजनेस क्या है कि मैं एसेट्स को लीज पे देता हूँ। ठीक है, मेरा बिजनेस उसको हायर पे देना नहीं है, मैं इसको लीज पे देता हूँ। तो देखो, इन केस ऑफ बिजनेस ऑफ लीजिंग आउट व्हीकल, अगर लेसी इज यूजिंग द व्हीकल फॉर रनिंग देम ऑन हायर, ठीक है, डेप्रिसिएशन शैल बी अवेलेबल एट अ हायर रेट्स टू द लेसर एट 30% इंस्टेड ऑफ 15%। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई डेप्रिसिएशन किसको मिलता है? लेसर को मिलता है। तो मैंने कोई एसेट लीज पे दे दी किसी को, मैंने कोई एसेट क्या करी, किसको लीज पे दे दी, और जो लीज जिसको लीज पे दिया ना वो क्या कर रहा है? वो इसको उसका बिजनेस कर रहा है, वो इसको हायर पे देने का बिजनेस कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? लेसर को मिलेगा। लेसर को तो डेप्रिसिएशन मिल नहीं सकता। अच्छा, लेसर को डेप्रिसिएशन कितना मिलना चाहिए? 15%। लेकिन सरकार ने कहा कि भाई अगर ये एसेट मैं बिजनेस पे देता, किसको? मैं इसको बिजनेस पे चलाता फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, तो मुझे डेप्रिसिएशन कितना मिलता? कहा था? ये रहा, देखो ये रहा 30%। मुझे मिलता डेप्रिसिएशन कितना? 30%। लेकिन क्योंकि लेसी को डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा ना, लेसी को तो डेप्रिसिएशन मिल ही नहीं सकता, तो क्या कर सकता है? सरकार ने क्लेरिफिकेशन दे दिया कि भाई लेसर क्या कर सकता है? उस पर हायर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि मैं लेसर हूं, मैंने एक को कई एसेट किराए पे दे दी, सामने वाला बंदा उसको क्या कर रहा है? हायर पे देने का बिजनेस कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन किसको मिलता है? लेसर को ही मिलता है। तो सरकार ने कहा कि भाई भले ही बिजनेस कौन कर रहा है? लेसी कर रहा है, फिर भी आप जो है हायर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। कहानी समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वो चीज क्या थी कि भाई आपको जो है डेप्रिसिएशन मिलेगा पुट टू यूज बेसिस पे, मतलब आपने एक्चुअल में यूज ले लिया, राइट? एक्चुअल में यूज ले लिया, रेडी टू यूज पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। ठीक है,
डेप्रिसिएशन आपको मिलता है पुट टू यूज पे, रेडी टू यूज पे नहीं मिलता। लेकिन आप एक चीज समझो, मेरा कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेके आया कि भाई अगर मेरी फैक्ट्री में आग वाग लग गई तो मैं इसे बुझा लूंगा, तो मैं इसको यूज में कब लूंगा, जब एक्चुअल में फायर आग लगेगी। तो जब तक मैं क्या डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता क्या? सरकार ने इसमें क्लैरिफिकेशन दे दिया भाई फायर एक्सटिंग्विशर है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट है। स्टैंड बाय इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई मेरी मशीनरी चल रही है, मैं कोई इक्विपमेंट एक्स्ट्रा खरीद के लेके आ गया कि भाई इस मशीन में कोई दिक्कत हो गई तो मैं इस इक्विपमेंट को लगा लूंगा। तो ये पुट टू यूज तो हो ही नहीं सकता ना। कब तक नहीं हो सकता? जब तक मेरी मशीनरी का इक्विपमेंट खराब ना हो जाए। तो सरकार ने कहा कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, स्टैंड बाय इक्विपमेंट हो गया, इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, भले ही आपने इसको पुट टू यूज नहीं करा है। एंड इवन इफ आपने इसको पुट टू यूज नहीं करा, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, बट आपका ये रेडी टू यूज कंडीशन में अवेलेबल है। तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी कैपिटलाइज्ड, मतलब इस पर आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो इफ दे आर रेडी फॉर यूज। ठीक है, भले ही इसको आपने साइड में रख रखा है, रेडी फॉर यूज है, इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। इनकम टैक्स में रूल क्या होता है? इनकम टैक्स में रूल होता है आपको जो है पुट टू यूज बेसिस पे डेप्रिसिएशन लेना है। तो फायर एक्सटिंग्विशर और स्टैंड बाय इक्विपमेंट पे आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते जब तक आप इसको पुट टू यूज ना कर पाओ। तो सरकार ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई इस पर आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो, भले ही इनको आपने पुट टू यूज नहीं लिया है। इसी तरह से मशीनरी स्पेयर्स करके कोई चीज होती है। मशीनरी स्पेयर्स का मतलब क्या होता है? वही मशीनरी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो मैं एक्स्ट्रा खरीद के लेके आ जाता हूँ कि अगर ये पार्ट्स खराब हो गए तो मैं क्या करूंगा, इन पार्ट्स को यूज कर लूंगा। तो उसको अपन क्या कहते हैं? मशीनरी स्पेयर्स। तो सरकार कहती है मशीनरी स्पेयर्स भले आपने पुट टू यूज नहीं लिया है फिर भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई जो उसका यूज है वो इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब है कि भाई सालों 2 सालों में एक बार पार्ट खराब होता है। एंड नंबर 2 वो क्या है? उसको आप यूज कर सकते हो ओनली इन कनेक्शन विद एन आइटम ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। मतलब एक मशीनरी है, जो मेरा मशीनरी पार्ट है ना, स्पेयर पार्ट है, उसको मैं रिलेट कर सकता हूँ कि भाई ये जो स्पेयर पार्ट है इस मशीनरी के काम आएगा। तो नंबर 1 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड नंबर 2 कंडीशन क्या है? इरेगुलर है। इसका यूज क्या है? इरेगुलर है। मतलब मैं लेके आया हूँ, इसलिए नहीं लेके आया हूँ क्योंकि मुझे हर रोज लगाना है, इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि साल 2 साल में अगर मेरा मशीनरी का पार्ट खराब हो जाता है तो मैं इसको यूज कर लूंगा। तो आपको मैंने कहानी समझाई, और वो कहानी क्या है कि भाई आपका कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर है या फिर मशीनरी स्पेयर्स है, इस पे आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो भले ही आपने इसको करंट में पुट टू यूज नहीं लिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं पॉइंट नंबर 9। ऑल राइट, पॉइंट नंबर 9 एंड 10 को करने से पहले मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट समझाता हूँ डब्ल्यूडीवी का। आपने कंपनीज एक्ट में देखा होगा कि भाई आपको जो है डेप्रिसिएशन मिलता है एसएलएम मेथड पे या डब्ल्यूडीवी मेथड पे, जो भी आपको सूटेबल लगे। अच्छा, इनकम टैक्स में कंपलसरीली आपको जो है डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा किस पे? डब्ल्यूडीवी मेथड से। तो इनकम टैक्स में कंपलसरी डेप्रिसिएशन आपको लेना पड़ेगा किस पे? डब्ल्यूडीवी मेथड से। डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या है? डब्ल्यूडीवी देखो, जो भी आपकी डब्ल्यूडीवी आएगी ना, उस पर डेप्रिसिएशन की जो अपने रेट्स देखी थी वो लगा देना, आपको क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब सवाल आता है डब्ल्यूडीवी कैसे निकालेंगे? देखो सवाल डब्ल्यूडीवी बहुत आसान है, बहुत आसान है निकालना। आपको क्या करना है कि भाई आपको ये देखना है कि भाई आपके पास ओपनिंग में कितने एसेट थे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ओपनिंग में एसेट थे 100 रुपए के, ठीक है, ओपनिंग में एसेट थे 100 रुपए के, मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। मुझे ऐड करना है कि भाई मैंने एक्चुअल में करंट में कितने एक्वायर करे, राइट। तो मैंने जितने भी एक्वायर को क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने करंट में एक्वायर करे 50 के, माइनस मुझे करना है कि जो भी एसेट मैंने बेच दी उसकी सेल वैल्यू मैं लेस कर दूंगा। तो जो भी एसेट मैंने बेची है, जो भी एसेट मैंने बेची है उसकी सेल वैल्यू को लेस कर दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट मैंने बेच दी कितने की? 60 रुपए की बेच दी, तो मैं क्या करूंगा? 60 रुपए लेस कर दूंगा। तो 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150 हो गया। 150 में से 60 गया तो बचा कितना? 90। तो डब्ल्यूडीवी मेरी कितने की आके निकल के आ गई? 90 की। अच्छा, 90 पे मैं क्या कर दूंगा? 90 पे बेसिकली डब्ल्यूडीवी ये 90 है, 90 में डेप्रिसिएशन रेट लगा के क्या निकाल दूंगा? डेप्रिसिएशन निकाल दूंगा। डब्ल्यूडीवी निकालना आ गया कि भाई मैं क्या करता हूँ? ओपनिंग बैलेंस पकड़ता हूँ। ओपनिंग बैलेंस में मैं क्या करूंगा? एक्चुअल कॉस्ट जो भी मैंने खरीदा है ऐड करो, जो भी बेचा है लेस करो। तो जो भी मैंने बेचा है उसका लेस कर दूंगा मैं। अच्छा, कोई एसेट मेरी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, कोई एसेट मेरी डिस्ट्रॉय हो गई और मुझे इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला या सैल्वेज वैल्यू मिली, सब कुछ लेस करना है आपको। देखो, मनी रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट फॉलिंग विद इन द ब्लॉक व्हिच इज सोल्ड, मैंने बेची, डिस्कार्ड कर दी, डेमोलिश हो गई या डिस्ट्रॉय कर दी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो भी पैसा मुझे मिलेगा क्या करूंगा? लेस कर दूंगा। हाउएवर सच अमाउंट कैन नॉट एक्सीड ओपनिंग एंड एडिशंस। इसका मतलब क्या है? देखो, ओपनिंग मेरा कितना था? 100 था, ठीक है, मैं 25 करके आया कितने में? 50 में। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि भाई मैंने कोई एसेट मैंने बेची और कितने बेच दी? 200 रुपए की बेच दी। मैं क्या 200 लेस करूं? क्या मैं 200 लेस करूं? मेरी डब्ल्यूडीवी क्या हो जाएगी? मेरी डब्ल्यूडीवी नेगेटिव हो जाएगी। कितने की नेगेटिव हो जाएगी? 50 की नेगेटिव हो जाएगी। सरकार ने कहा कि जो अपन ये लेस करते हैं ना, ये रेस्ट्रिक्टेड रहेगा टू ओपनिंग प्लस एडिशन। तो बेसिकली मैंने कोई एसेट अगर 200 में बेच दी, मैंने कोई एसेट अगर 200 में बेच दी, तो इसका मतलब क्या है? होना क्या चाहिए? 100 प्लस 50 माइनस 150। तो मेरी डब्ल्यूडीवी कितनी निकल के आ जाएगी? डब्ल्यूडीवी बेसिकली मेरी हो जाएगी 0। डब्ल्यूडीवी मेरी बेसिकली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सरकार ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि बेसिकली आपको करना क्या है? ओपनिंग बैलेंस पकड़ना है। उसमें क्या करोगे? जो भी आपने एसेट परचेज करी है ऐड कर दो, जो भी आपने एसेट बेची है लेस कर दो। अच्छा, आपकी क्या निकल के आ जाएगी? डब्ल्यूडीवी निकल के आ जाएगी। अच्छा, इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता था। अगर आपने इनकम टैक्स में समझा हो तो मैं आपको इनकम टैक्स में समझाता हूँ कि भाई इनकम टैक्स में जनरली होता ये था कि भाई अपन ये देखते थे कि
इनकम टैक्स में अपन जनरली ये देखते थे कि मेरी एसेट है, फॉर एग्जांपल मेरी एसेट है कितने की, 100 रुपए की, राइट। मेरी इनकम टैक्स में अपन ये देखते थे कि मेरी एसेट है फॉर एग्जांपल 100 रुपए की, मैं परचेस करके लेके आया कितने की, 40 की। मैं परचेस करके कितने की लेके आ गया, 40 की लेके आ गया। अच्छा, अब मैंने कोई एसेट, अगर मैंने कोई एसेट जिसकी वैल्यू कितनी थी, 20 थी, उसको मैंने 20 दिया कितने पे, उसको मैंने सेल कर दिया, उसको मैंने सेल कर दिया कितने पे, 40 पे। तो मेरी जो मशीनरी का अकाउंट है, ये जो मेरा मशीनरी का अकाउंट है, तो मैं क्या करता हूँ, मशीनरी के अकाउंट में मैं क्या करूंगा, बेसिकली 20 रुपए लेस कर दूंगा। ठीक है, ये जो मेरी वैल्यू है, कॉस्ट ही लेस होती है ना, ये जो मेरी कॉस्ट है ये लेस होती है, कॉस्ट मेरी लेस हो जाएगी, तो मेरी एसेट कितने की हो जाएगी, 100 प्लस 100, 100 प्लस 40, 140 माइनस 20, 120। तो 120 रुपए की मेरी क्या बच गई, एसेट बच गई, राइट। ये तो हो गया कंपनीज एक्ट। ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, कंपनीज एक्ट की अपन ने बात करी, राइट। तो 20 रुपए की एसेट मैंने 40 में बेच दी, तो ये जो बैलेंस 20 है ये कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, पीएनएल जब अकाउंट बनाता हूँ, तो पीएनएल में मैं क्या करता हूँ, 20 रुपए को क्रेडिट कर देता हूँ। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इनकम टैक्स में क्या हो रहा है, देखो इनकम टैक्स में भी लॉजिकली वही हो रही है चीजें। ये मेरा क्या है, मशीनरी अकाउंट है, ये मेरा मशीनरी अकाउंट है। बेसिकली 100 रुपए की मेरी ओपनिंग एसेट थी, 100 रुपए की मेरी ओपनिंग एसेट थी, राइट। मैंने क्या करा, 40 रुपए की एसेट परचेस करी, और 20 रुपए की एसेट को मैंने 40 रुपए में बेच दिया। तो इनकम टैक्स में सरकार कहती है कि बेसिकली आप क्या करो, इनकम टैक्स में सरकार कहती है कि बेसिकली आप क्या करो, सेल वैल्यू को डब्ल्यूडीवी में से लेस कर दो। तो सेल वैल्यू मैंने 40 लेस कर दी, तो मेरी डब्ल्यूडीवी कितने की निकल के आ गई, 100 रुपए की। अच्छा, ऊपर आप देखोगे तो मेरी डब्ल्यूडीवी आनी चाहिए थी कितनी की, 120 की, लेकिन इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी कितने की निकल के आई, 100 रुपए की। तो ऊपर आप देखोगे तो आपने 20 रुपए करंट में क्या करा था, पीएल में क्रेडिट करा था। सरकार कहती है इनकम टैक्स में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स में आप डब्ल्यूडीवी से लेस कर दो, फ्यूचर में कम डेप्रिसिएशन ले लेना। तो मेरी डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई, 120 से 100 हो गई ना, मतलब 20 रुपए से कम हो गई। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में मैं कम डेप्रिसिएशन लूंगा, मतलब मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा आएगा, फिर मुझे टैक्स ज्यादा सरकार को पे करना पड़ जाएगा। तरीका अलग अलग है, पर्पस एक ही है, इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट में। इधर कहानी समझ में आ गई। अब देखना, अपने डब्ल्यूडीवी देख लिया, ओपनिंग अपन पकड़ेंगे, ओपनिंग बैलेंस, उसमें क्या करूंगा मैं, जो भी परचेस करके लेके आया ऐड कर दूंगा, जो भी सेल करा लेस कर दूंगा, डब्ल्यूडीवी आ जाएगी, उस पर डेप्रिसिएशन की रेट लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन मेरा निकल के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सम सेल वाला पॉइंट है ना, ये अपन जब कैपिटल गेन्स करेंगे, जब अपन कैपिटल गेन करेंगे तब आप और अच्छी तरह समझ जाओगे। अभी के लिए इसको इधर से भूल जाओ। तो अभी तक अपन ये देखा कि भाई जो अपना इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मिलता है वो डब्ल्यूडीवी मेथड से मिलता है, लेकिन अगर कोई कंपनी है वो किस में इंगेज है, जनरेशन या फिर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आप क्या कर रहे हो, पावर को जनरेट कर रहे हो या फिर पावर को जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो सरकार ने कहा कि भाई आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, एसएलएम मेथड पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, एसएलएम मेथड आपको समझता है ना भाई, 10 साल की लाइफ है, 10 करोड़ की मशीनरी है, तो 10 करोड़ डिवाइड बाय 10, 1 करोड़ में क्या करूंगा, हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूंगा। तो अपने पास मतलब कोई कंपनी अगर जनरेशन या फिर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में इंगेज है, तो उसके पास ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है, एसएलएम मेथड पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। अब एक समझते हैं अपन कॉन्सेप्ट टर्मिनल डेप्रिसिएशन का। देखो मैं आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इधर से समझाता हूं। अपन समझने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल डेप्रिसिएशन, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है वो समझते हैं। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, देखो मैं एक एसेट परचेज करके लेके आया 100 रुपए की, ठीक है, लाइफ थी उसकी 10 साल, लाइफ थी उसकी 10 साल। अच्छा, अभी तक 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल बीत चुके हैं, ठीक है, और मैं डेप्रिसिएशन ले रहा था किस पे, एसएलएम मेथड पे मैं डेप्रिसिएशन ले रहा था। तो मुझे बताओ कि भाई 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना बनता है, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, 30 रुपए मेरा जो है डेप्रिसिएशन मिलता है 3 साल का। तो मुझे बताओ कि चौथे साल की स्टार्टिंग में आपकी डब्ल्यूडीवी कितनी होगी, डब्ल्यूडीवी होगी मेरी कितनी, 100 रुपए की एसेट थी, मैंने 30 रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, 70 रुपए की मेरी क्या है, डब्ल्यूडीवी है। इधर तक पूरी कहानी समझ आ गई। अच्छा, ये अपन किस कंपनी की बात कर रहे हैं, जो किसमें एंगेज है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में एंगेज है। किसमें, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो मैं लिख देता हूं, जनरेशन ऑफ पावर, जनरेशन ऑफ पावर में कंपनी एंगेज है, और अपन किसकी बात कर रहे हैं, टॉपिक है अपना टर्मिनल डेप्रिसिएशन, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको एक चीज बता दी, डब्ल्यूडीवी हो गई मेरी कितने की, 70 की हो गई। अब मुझे अब हुआ ये कि मैंने क्या करा, इस एसेट को बेच दिया, एसेट मैंने बेच दी कितने पे, एसेट मैंने सेल कर दी 50 रुपए पे। तो मुझे एक चीज बताओ, 70 रुपए की चीज अगर आपने 50 में बेच दी, 70 रुपए की चीज 50 में बेच दी, इसका मतलब क्या है कि 20 रुपए का आपका नुकसान है। सरकार कहती है ये जो 20 रुपए का आपका नुकसान है, ये आपका क्या होगा, लॉस माना जाएगा, और आप इसको जो है पीएम में डेबिट कर सकते हो। लेकिन इसका नाम क्या दे दिया हमने, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो ये जो 20 रुपए का लॉस है, 70 माइनस 50 कितने का लॉस है, 20 रुपए का लॉस है, ये आपका क्या होगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होगा, देखो लॉजिकली इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो मेरा मशीनरी अकाउंट था, जो मेरा मशीनरी अकाउंट था, उसमें ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आ रही थी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ रही थी 70 रुपए की। मैंने एसेट बेच कितने पे दी, एसेट मैंने बेच दी 50 रुपए। तो जो 20 रुपए का डिफरेंस है, 20 रुपए का डिफरेंस है, सरकार ये कहती है कि इस 20 रुपए के डिफरेंस को आप पीएल में डेबिट कर दो, ये मानते हुए कि आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, मतलब आखिरी साल का डेप्रिसिएशन है। मैं क्या करूंगा, पीएल में 20 रुपए ले जाऊंगा, मेरा अकाउंट बैलेंस हो गया ना। तो सरकार कहती है कि जो आपका 20 रुपए का लॉस है ना, इसको हम टेक्निकल नाम दे रहे हैं क्या, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ठीक है,
तो देखो ये रहा, टर्म डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, मेरी डब्ल्यूडीवी मतलब 70 किससे ज्यादा है, सेल वैल्यू से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, 70 मेरा 50 से ज्यादा है, जस्ट अ सेकेंड, मेरी डब्ल्यूडीवी जो है 70 है और मेरी सी वैल्यू क्या है 50 है। तो जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट बोले तो 20 रुपए, उसको हम क्या मानेंगे, टर्म डेप्रिसिएशन मानेंगे और उसको हम जो है पीएन में डेबिट कर सकते हैं, खर्चा क्लेम कर सकते हैं। अच्छा अब देखना, डेप्रिसिएशन विल बी अवेलेबल ओनली इफ द डेफिशिएंसी इज एक्चुअली रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ द एसएससी। इसका मतलब क्या है कि जो 20 रुपए का लॉस है आपने किताबों में दिखाया है, किताबों में क्या दिखाया है कि टर्म डेप्रिसिएशन है, तो किताबों में एंट्री पास करोगे जब ही हम आपको डेप्रिसिएशन देंगे। इधर कहानी समझ आ गई, ये एग्जांपल लेना, सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाया। अपन करते हैं बैलेंसिंग चार्ज, यही एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या था कि भाई इसमें आपकी डब्ल्यूडीवी जो है, इसमें आपकी डब्ल्यूडीवी कितनी थी, 70 की थी, राइट। इसमें डब्ल्यूडीवी कितनी थी, 70 की थी। मैंने इस एसेट को बेच दिया 90 रुपए में, सेल कितने में कर दिया मैंने, 90 रुपए में सेल कर दिया। मैंने इस एसेट को 90 रुपए में सेल कर दिया, तो सरकार ये कहती है कि जो भी आपका प्रॉफिट है उसको अपन क्या मानेंगे, बैलेंस शीट चार्ज मानेंगे और उसको जो है पेन में क्रेडिट कर देंगे। तो देखो 70 की चीज को मैंने 90 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो अगर आप देखोगे आपको जो है प्रॉफिट हुआ, आपको जो है प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 90 माइनस 70 कितना हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सरकार कहती है कि जो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, ये आपका क्या है, इनकम है, इसको आप पीएम में क्रेडिट कर दो। और सरकार ने इसको टेक्निकल नाम क्या दे दिया, बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज को आपको टेक्निकल नाम दे दिया। इधर तो पूरी कहानी समझ आ गई। आपको बस इतना सा देखना है, कितने की चीज थी, कितने में बेची, 70 की चीज को 90 पे बेचा, फायदा हुआ, उसको मैं क्या करूंगा, पीएल में क्रेडिट कर दूंगा, नाम क्या दूंगा, बैलेंसिंग चार्ज। अच्छा 70 की चीज को 50 से बेच दिया, नुकसान में बेचा, 20 रुपए का नुकसान है, तो उसको मैं पीएल में डेबिट करूंगा, नाम क्या दे दूंगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वही है बैलेंसिंग चार्ज का मतलब क्या है, सेल वैल्यू, मतलब 90 रुपए डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है, 70 से ज्यादा है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, बैलेंसिंग चार्ज मान के पीएल में ऐड कर देंगे, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एनी एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओवर एनी एक्सेस ओवर द एक्चुअल कॉस्ट कैपिटल गेन्स होगा। क्या मतलब है देखना, अभी तक अपन ने ये देखा था कि भाई मेरी कॉस्ट थी 100 रुपए, ठीक है, मेरी डब्ल्यूडीवी थी कितनी, 70, और मैंने बेची कितने पे थी उसको, 90 पे। तो मुझे एक चीज बताओ कि मैंने 70 की चीज 90 बेची, 20 रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए का फायदा हुआ, मैंने क्या करा, उसको बैलेंस शीट चार्ज मानते हुए पेन में क्रेडिट कर दिया। लेकिन केस 2 में क्या होता है, केस 2 में वही कॉस्ट है 100, कॉस्ट है 100, डब्ल्यूडीवी कितनी 70, और मेरी सेल वैल्यू है फॉर एग्जांपल 120। तो मुझे एक चीज बताओ, आपने आज तक डेप्रिसिएशन लिया कितना था, अगर आप लॉजिकली देखोगे इधर, तो आज तक आपने डेप्रिसिएशन कितना लिया था, 30 रुपए का डेप्रिसिएशन लिया था। इसका मतलब पीएनएल को आपने 30 रुपए से डेबिट करा था और 30 रुपए पे कम टैक्स पे करा। अच्छा आपको फायदा कितना हुआ, 20 रुपए का फायदा हुआ, तो सरकार कहती है पीएनएल में वापस क्रेडिट कर दो। इजी है ना, 30 रुपए का आपको डेप्रिसिएशन दिया था, अच्छा आपको फायदा हो गया, सरकार ने कहा कि भाई क्या करो, पीएनएल में क्रेडिट कर दो। इधर देखते हैं, इधर केस 2 में क्या हुआ, कॉस्ट है 100 रुपए, डब्ल्यूडीवी 70, मतलब आज तक आपने पीएनएल में डेबिट कितना करा है, पीएनएल में मैंने डेबिट करा है कितना, 30 रुपए, फायदा कितना हुआ देखो, 120 माइनस 70, 50 का फायदा हो गया। सरकार ने आपको जो है डेबिट कराया था 30 रुपया, सरकार आपसे प्रॉफिट लेगी कितना, अगेन वही 30 रुपया। तो सरकार कहती है कि जो 50 रुपए का फायदा हुआ है ना, इसमें आप क्या करो, 30 रुपए तो पीएल में क्रेडिट कर दो और इसमें पीजीवीपी हेडमेस पे टैक्स दो। अच्छा और जो 50 में से 30 गया, बचा कितना 20, ये क्या माना जाएगा, आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। तो हमने देखा कि भाई एक्सेस ओवर एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट थी 100 रुपए, 100 रुपए मेरी एक्चुअल कॉस्ट है और एक्सेस कितना कमाया मैंने, 120 माइनस 100 20 रुपए, तो 20 रुपए आपका क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन माना जाएगा। तो लॉजिकली मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि भाई अपने 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन्स और आईएफओएस। तो सरकार ने कहा ये जो आपको 30 रुपए का फायदा हुआ है ना, ये तो इधर ले जाओ, और 20 रुपए का जो कैपिटल गेन हुआ है वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, लॉजिकली कहानी समझ में आ गई। अच्छा वैसे देखोगे, अगर आप इफेक्ट देखोगे, इफेक्ट क्या हुआ था, आपने सालों में, पिछले सालों में 30 रुपए डेबिट करा था पीएल में, मतलब सरकार को इतने से कम टैक्स पे करा। अच्छा आपको फायदा हुआ तो सरकार को आपने वापस क्या कर दिया, 30 रुपए, तो पीजीबी में तो इसका इफेक्ट हो गया निल। ठीक है, पीजीबी में तो इफेक्ट हो गया निल। अच्छा 20 रुपए का और जो फायदा हुआ वो आपका क्या है, कैपिटल गेन है। और कैसे आप ऐसा देख सकते हो कि भाई 100 रुपए की चीज को, अगर आपने 100 रुपए की चीज को 120 में बेचा है, तो मतलब 20 रुपए का आपका क्या हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है, 20 रुपए का आपका कैपिटल गेन हुआ है, और कैपिटल गेन अपन अलग से नेक्स्ट रिवीजन वीडियोस में आराम से समझेंगे कैपिटल गेन होता क्या है। तो मेरा पर्पस था आपको ये समझाना कि भाई अगर सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, पीएल में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, एडेड टू द प्रॉफिट। लेकिन अगर सेल वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा है, तो वो मेरा क्या होगा, कैपिटल गेन माना जाएगा। ये एग्जांपल आप कर लेना। आई होप मैं आपको कंसेप्चुअली समझा पाया पूरा। अच्छा देखना, डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एट ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट पे चलता है। अच्छा ब्लॉक का मतलब क्या है, ब्लॉक का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जिस भी एसेट की
जिस भी एसेट की सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसका एक ब्लॉक बन जाएगा। तो देखो अपन को टेंजिबल एसेट का तो पता है, ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है और ये अलग ब्लॉक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा एक और चीज समझना, प्लांट एंड मशीनरी हेड में जिन भी एसेट की सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसका एक ब्लॉक बन जाएगा। और ब्लॉक का मतलब क्या है कि भाई उन सारे का आपको क्या करना पड़ेगा, सारे की डब्ल्यूडीवी एक साथ निकालनी पड़ेगी। तो मुझे अगर पता चला कि मेरी प्लांट एंड मशीनरी में 20% वाला अलग है और 40% वाला अलग है, तो 20% का अलग से ये टेबल बनेगा, 40% का अलग से ये टेबल बनेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो डेप्रिसिएशन जो है ब्लॉक ऑफ कॉन्सेप्ट में मिलता है। और ब्लॉक का मतलब क्या है, देखो, सेम क्लास ऑफ एसेट विद सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम क्लास ऑफ एसेट, ये रहा सेम क्लास ऑफ एसेट और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कहानी समझ में आ गई। मतलब क्लास भी सेम होना चाहिए। ये तो 3 क्लास अलग अलग ही हुए ना, ये एक क्लास है, ये 2 क्लास है। इधर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि ये तो मेरी एक क्लास है, ये 2 क्लास है और ये 3 क्लास है। ठीक है, मैंने आपको बताया था टेंजिबल एसेट 3 तरह से डिवाइड होते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। ये 3 क्लास हो गई। अच्छा इनके अंदर क्या हुआ, जिन जिन एसेट का सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसका क्या बनेगा, अलग से डब्ल्यूडीवी निकलेगी। तो जिन जिन एसेट का सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उन सबको मैं टोटल लगा लूंगा। उन सबको टोटल कैसे लगाऊंगा, उन सबकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी को ऐड करते जाऊंगा, उनकी सबकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अच्छा एक्चुअल कॉस्ट जो भी मैंने सारी एसेट परचेज करी वो ऐड कर दूंगा, जो भी बेची है लेस कर दूंगा, मेरी डब्ल्यूडीवी निकल के आ जाएगी। और इस डब्ल्यूडीवी में क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन रेट लगा दूंगा। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया कि भाई ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम क्लास ऑफ एसेट सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी में अगर कोई भी एसेट की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है उसका मैं क्या करूंगा, एक ब्लॉक बना दूंगा। मतलब उन सबको जोड़ दूंगा, फिर देखूंगा कि इनकी ओपनिंग कितनी थी, परचेज कितनी करी, सेल कितनी करी, डब्ल्यूडीवी कितनी है, उस पर डेप्रिसिएशन रेट लगा दूंगा, डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। अब आपको आई थिंक पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि भाई डेप्रिसिएशन कंसेप्ट है क्या। अब एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं अपन, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बेसिकली इसका पर्पस समझना, सरकार को कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना था। सरकार चाहती थी कि भाई लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोलें ताकि इकोनॉमी बढ़े, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो सरकार ने एक इंसेंटिव दिया। क्या इंसेंटिव दिया कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो और अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेके आते हो तो जो आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा है वो तो हम देंगे ही, उसके अलावा आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन और दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि भाई आपका करंट ईयर में टैक्स कम बनेगा। तो हमने एक चीज देखी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कहा कि अगर आप क्या करते हो, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे, जिसकी वजह से आपको इंसेंटिव क्या मिलेगा कि भाई आपको करंट ईयर का टैक्स कम हो जाएगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलेगा, जब कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेके आ रहे हो, किस लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। लेकिन सरकार ने कह दिया अगर आप क्या कर रहे हो, शिप खरीद के लेके आ रहे हो या फिर एयरक्राफ्ट खरीद के लेके आ रहे हो, तो हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा हमने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन दे देंगे। इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, पावर को जनरेट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हो, तो वो भी जो है मैन्युफैक्चरिंग काउंट करा जाएगा, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप क्या करो, किताबों को प्रिंट कर रहे हो, किताबों को प्रिंट करके पब्लिश कर रहे हो, तो भी आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग में ही काउंट करा जाएगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, सरकार ने कहा कि भाई आपको जो डेप्रिसिएशन मिलता है नॉर्मली वो तो आप कैलकुलेट करिए ना, उसके अलावा जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट है, जितने भी आप खरीद के लेके आए उसके 20% हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन और दे देंगे। अच्छा वही चीज, अगर आपने एसेट को करंट ईयर में 180 दिन से कम यूज कराए तो क्या मिलेगा आपको, करंट ईयर में सिर्फ 50% एलिजिबल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एलिजिबल एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा बैलेंस जो 50% बच गया वो अगले साल मिल जाएगा आपको। कहानी समझ में आ गई। तो हमने देखा कि अगर आपने एसेट को करंट ईयर में 180 दिन से कम यूज कराए, 50% आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा एडिशनल वाला। ठीक है, एडिशनल वाला 50% मिल जाएगा, मतलब जो डेप्रिसिएशन मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन और हम आपको दे देंगे 50% अगर आपने एसेट को 180 दिन से कम यूज कराए। और जो बैलेंस बच गया 50% वो अगले साल दे दिया जाएगा। अच्छा अगले साल कुछ भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, अगले साल आपको आंख बंद करके मिल जाएगा। अच्छा एक और चीज समझना, अगर कोई कंपनी, हमने पहले पढ़ा था ना कि कोई कंपनी जो पावर को जनरेट कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो एसएलएम मेथड ऑप्ट कर सकती है। तो अगर उसने एसएलएम मेथड ऑप्ट कर लिया तो उसको बेसिकली हम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। ओके, तो अगर किसी कंपनी ने, जो हमने पिछले बार देखा था, जो पावर जनरेट कर रही है उसने एसएलएम मेथड ले लिया है, तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इजी। अच्छा अब समझते हैं अपन कि कौन कौन सी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है जिस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा एक और चीज देखना, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे, बिल्डिंग पे नहीं मिलता, फर्नीचर पे नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा एक और चीज, अगर आप सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेके आ गए आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन हम नहीं देंगे, सेकंड हैंड खरीद के लेके आ गए नहीं मिलेगा। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी कहाँ इंस्टॉल करा दी, ऑफिस में इंस्टॉल करा दी, हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। हमारा पर्पस था मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, फैक्ट्री में होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस में बैठ के एसी में नहीं होती है। तो सरकार ने कहा अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस में इंस्टॉल करा दी, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में इंस्टॉल करा दी, किसी गेस्ट हाउस में इंस्टॉल करा दी, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा फिर देखना, ऑफिस अप्लायंसेस, आप एसी ले आए, आप कंप्यूटर ले आए, सरकार कहती है ना 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 ना, ये मैन्युफैक्चरिंग में काम ही नहीं आ रहे, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा।
रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन हम देंगे। आप बस खरीद के लिए गए, बस खरीद के लिए आए, ट्रक खरीद के लिए आए, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रक को फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, अगर ट्रक को आप क्या कर रहे हो, फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन हम बिल्कुल देंगे। थम्स अप। एक और चीज देखना, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको बिल्कुल मिलेगा किस पे, कंप्यूटर से बिल्कुल मिलेगा अगर आप क्या कर रहे हो, उसको फैक्ट्री में यूज कर रहे हो। फोर्कलिफ्ट ट्रक्स अगर फैक्ट्री में यूज होते हैं ऑफ कोर्स, वो तो उस पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। जनरेटर लेके आए हो तो भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मतलब बेसिकली आपको इतना समझना है कि अगर कोई भी प्लांट मशीनरी आपने फैक्ट्री में लगाई है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे हम। ऑफिस में लगा ली, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको उस पर नहीं मिलेगा। एक और चीज देखते हैं अपन, plant and machinery, the whole part of the actual cost of which is allowed is reduction in computing the income chargeable under that PGB of any one previous year। इसका मतलब ये है कि आगे अपन कुछ सेक्शन पढ़ेंगे जहां पर सरकार ये कहती है कि अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेके आते हो, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, तो जितने भी खरीद के लेके आए हो ना, उसका पूरा कवर रिडक्शन करंट ईयर में ही मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? 10 करोड़ की मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेके आया, सरकार की अगर कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस मैंने फुलफिल कर दी, सरकार कहती है 10 करोड़ के 10 करोड़ पूरा करंट ईयर में क्लेम कर सकते हो आप। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता ना, जनरली अपन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, राइट। तो सरकार ये कहती है कि भाई कोई भी ऐसी एसेट जिस पे आपने 100% रिडक्शन करंट में ले लिया है, उस पे हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे अलग से, दो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज समझते हैं। अभी तक अपन ये देखा था कि भाई डेप्रिसिएशन आपको मिलता है कैसे, अगर आपने पुट टू यूज कर लिया पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगर आपने करंट ईयर में खरीदा और पुट टू यूज करा 180 डेज से कम, तो करंट ईयर में 50% आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, एक और चीज देखना, मैं एक कंपनी हूं, मैंने क्या करा, 3 महीने बाद मेरी जो कंपनी थी वो बंद हो गई, और वो क्या हो गई, किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, या फिर मेरी कंपनी है एलएलपी में कन्वर्ट हो गई। अब डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, जो भी डेप्रिसिएशन बनता है, करंट का जो भी डेप्रिसिएशन बनता है नॉर्मली तरीके से, मैं कंपनी हूं, मैं ये देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन से एसेट्स थे और करंट में कितना डेप्रिसिएशन बनना चाहिए था। जो भी डेप्रिसिएशन बनेगा उसको मैं क्या करूंगा, कंपनी और एलएलपी में डिवाइड कर दूंगा। मैंने 3 महीने ऑपरेट करा है, 3 महीने मेरे, और बाकी जो बैलेंस बच गया 9 महीने, वो किससे मिल जाएगा, एलएलपी को मिल जाएगा, फर्म को मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर क्या होता है, सक्सेशन हो जाता है, फर्म का है सो प्रोप्राइटरी कंसर्न का बाय कंपनी, मतलब फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई, प्रोप्राइटरी फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई, या फिर कंपनी किस में कन्वर्ट हो गई, एलपी में कन्वर्ट हो गई। सो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी किस में, एलपी में कन्वर्ट हो गई, या फिर प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस अदरवाइज एज दैट। भाई मैंने क्या करा, अपना बिजनेस सक्सीड कर दिया कि भाई तू चला ले, मेरे बेटे को दे दिया, मैं मालिक था, मैं संन्यास ले लिया, अपने बेटे को दे दिया, तो क्या हो गया, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। या फिर अमलगमेशन या फिर डीमर्ज एंड रिजल्टिंग कंपनी, मैं एक कंपनी था, मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ जाके अमलगमेट हो गया, तो डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? सरकार ने सिंपल सी बात कही, मैं 3 महीने जिंदा था, 3 महीने का डेप्रिसिएशन मुझे मिल जाएगा। 9 महीने कौन एग्जिस्टिंग था, अमलगमेटिंग कंपनी एग्जिस्टिंग थी, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन उसको मिल जाएगा। तो क्या बात हो रही है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे बिटवीन द टू एंटिटीज इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एसेट्स वर यूज्ड बाय देम। इजी है ना, मैंने कितने महीने एसेट को यूज करा उतना डेप्रिसिएशन मुझे मिल जाएगा, उसने कितने महीने एसेट को यूज करा उतना डेप्रिसिएशन उसको मिल जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हमको निकालना है नॉर्मली, जैसे अपन डेप्रिसिएशन नॉर्मली निकालते थे वैसे निकालेंगे। बाकी फिर क्या करेंगे, मैंने जितने दिन उस एसेट को यूज करा उतना डेप्रिसिएशन मुझे मिल जाएगा, बैलेंस डेप्रिसिएशन उसको मिल जाएगा। इसका अपन इलस्ट्रेशन भी करेंगे, आपको और क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। तो अभी तक अपन ने देखा कि भाई अगर क्या होता है, सक्सेशन हो जाता है या फिर सक्सेशन हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, तो क्या होगा, बेसिकली डेप्रिसिएशन अपोर्शन हो जाएगा इन द नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच द एसेट्स वर यूज्ड बाय द रिस्पेक्टिव कंपनीज। ऑलराइट, देखो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। अभी तक अपने समझा एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन अपन किस तरह से अपोर्शन करते हैं बिटवीन टू एंटिटीज। अब अपन देखने जा रहे हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और वो है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, अब देखो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। सबसे पहला, अगर आपका जो प्रॉफिट है करंट ईयर का, वो डेप्रिसिएशन को कंप्लीटली अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो मेरे वर्ड समझना, 100 रुपए का मेरा प्रॉफिट है, मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल के आया कितना, 150 रुपए, तो 100 माइनस जब मैं 150 करूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा, 50 रुपए नेगेटिव निकल के आएगा। तो क्या मेरा ये बिजनेस लॉस है? नहीं, सरकार ये कहती है कि जो 50 रुपए है ये क्या है, आपका अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। मतलब करंट ईयर में बेसिकली 50 रुपए का डेप्रिसिएशन क्या हुआ, अनअब्सॉर्ब रह गया। तो सरकार कहती है कि जो आपका अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इसको आप क्या कर सकते हो, इनडेफिनेटली, मतलब जिंदगी में लाइफ टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जब लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है कि फ्यूचर में जब भी आपको इनकम होगी, आप क्या कर सकते हो, इस डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगले साल मेरी इनकम होती है 100 रुपए की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 50 रुपए का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था ना प्रीवियस ईयर का, मैं अगले साल इसको सेट ऑफ कर सकता हूँ। अगले साल मैं अपनी इनकम कम करके कम टैक्स पे कर दूंगा। तो सरकार कहती है कि जो आपका अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो अपन क्या कर सकते हैं, इंडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, सरकार ये कहती है कि भाई फ्यूचर ईयर में आप ये जो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना, इसको किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। 5 में देखे थे अपन ने, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैप गेन्स, ठीक है, पीजीवीपी और लास्ट आईएफओएस। तो सरकार ने कहा इसको आप किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। तो ध्यान रखना कि सैलरी के अलावा अपन फ्यूचर में अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या कहता है,
तो सरकार ये कहती है कि भाई ऑर्डर ऑफ सेटअप क्या होना चाहिए। करंट ईयर में मेरा अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन निकल के आ गया 50 रुपए का। कैसे निकला? प्रॉफिट था 100 रुपए, 150 रुपए का मेरा डेप्रिसिएशन था, तो 50 रुपए का मेरा अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन निकल के आया। करंट का प्रॉफिट तो जीरो हो गया ना, ऑफकोर्स। ऑलराइट, अगले साल मेरा क्या हो गया, 50 रुपए का क्या है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है। तो मैं अगले साल की आपको कहानी समझाता हूँ। अगले साल की कहानी समझाने के लिए आपको फटाफट मैं इधर एक बार क्विक नोट करा देता हूँ कि भाई अपना हुआ क्या है कि भाई करंट ईयर में, जस्ट अ सेकेंड, करंट ईयर में बेसिकली ये मैं ले लेता हूँ करंट ईयर 1। ओहो, तो करंट ईयर की अगर मैं बात करूं, ये है करंट ईयर, ये है करंट ईयर और ये है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अपना इधर प्रॉफिट कितना आ रहा था, अपना प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था 100 रुपए। मेरा डेप्रिसिएशन करंट का कितना बना था, 150 रुपए। मेरा प्रॉफिट तो हो गया जीरो, प्रॉफिट हो गया जीरो। अच्छा, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कितना बचा, 150 में से 100 तो सेट हो गया, तो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन बचा 50 रुपए। ये क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट अपन को अज्यूम करते हैं कितना आ रहा है, अपन अज्यूम करते हैं 150 आ रहा है। तो सरकार कहती है कि भाई अगले साल आप इस अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को क्लेम तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लोगे। ठीक है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेना है, फिर आपको क्या करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करना है, और उसके बाद जाके आप क्या करोगे, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करोगे। मतलब अगले साल की कहानी सरकार ने बताई, और अगले साल सरकार क्या क्या कहती है, अगले साल सरकार मुझे ये कहती है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को देखेंगे, और उसके बाद अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर में मेरा अज्यूम करो कि भाई डेप्रिसिएशन तक निकल के आता है कितना, 10 रुपए। डेप्रिसिएशन मैंने 10 रुपए ले लिया। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर की कुछ नहीं है, तो इसको जीरो मान लेता हूँ, और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन पिछले साल का कितना है, 50। तो अगले साल मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 150 में से 50 का तो कितना बचा, 100, 100 में से 10 का तो बचा 90। तो मुझे अगले साल 90 पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। सरकार ने ऑर्डर ऑफ सेटअप बताया कि भाई अगले साल आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस लो, और फिर उसके बाद जाके अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन लो। अच्छा, इसका रीजन क्या है, मैं आपको रीजन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आगे चल के आप ये पढ़ोगे कि जो अपना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं ना, आगे चल के आप ये पढ़ोगे कि जो अपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं, ये सिर्फ 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। जो अपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होता है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होता है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, इंडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप सीए बन चुके हो या सीए बनने वाले हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओगे कि भाई मुझे पता है कि मेरे जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं ये लैप्स हो जाएंगे। लैप्स का मतलब है 8 साल बाद लैप्स हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रॉफिट में से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को लेस करने की कोशिश करूंगा। क्यों ऐसा करूंगा, ताकि 8 साल मेरे लैप्स ना हो। अच्छा, अज्यूम करते हैं अज्यूम करते हैं कि भाई ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है मेरे, करते हैं ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो है ना, ये लास्ट ईयर है। मतलब अगर मैं करंट ईयर में इसको सेट ऑफ नहीं करा तो क्या होगा कि मेरे लैप्स हो जाएंगे, अगले साल मुझे सेट ऑफ करने नहीं मिलेंगे। तो एसएससी क्या करना चाहेगा, एसएससी ये चाहेगा कि भाई करंट ईयर डेप्रिसिएशन से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि भाई मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बच जाएगा। तो सरकार ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। आपको लॉजिकल समझ में आ गई ना। मैंने आपको रीजन ये बताया कि भाई जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं वो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन इंडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो एसएससी क्या करने की कोशिश करेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस लैप्स ना हो, तो वो कोशिश करेगा कि भाई सबसे पहले वो क्या करे, प्रॉफिट में से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेटअप कर ले। तो सरकार ने इधर बोल दिया कि नहीं, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ही क्लेम करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अपने सेक्शन 32 में एक चीज पढ़ी थी कि डेप्रिसिएशन लेना मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है, देखो ये रहा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ सेटअप मैंने आपको बताया, ऑर्डर ऑफ सेटअप में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पहले क्यों लेना है, क्योंकि अपन को ये देखना है कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का एसएससी फायदा ना उठा ले। लॉजिकली समझ में आ गया। तो अपन ने ऑर्डर ऑफ सेटअप देख लिया। ऑर्डर ऑफ सेटअप क्या है, बेसिकली ये है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लोगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करोगे, और उसके बाद जाके कुछ अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन बचता है तो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को आप सेट ऑफ कर सकते हो। एम आई राइट, एम आई ऑडिबल, ऑलराइट, डन। अच्छा, देखो क्या दे रखा है, सेट ऑफ विल बी अलाउड इवन इफ द बिजनेस टू व्हिच इट रिलेट्स इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस इन द ईयर इन व्हिच द सेट ऑफ टेक प्लेस। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, करंट ईयर में, इस ईयर में, अपन इस ईयर की बात करते हैं। देखो इस ईयर में क्या हुआ था, इस ईयर में बेसिकली मेरा जो बिजनेस था वो अज्यूम करते हैं वो किसका बिजनेस था, शू का बिजनेस था। अच्छा, मैंने शू का बिजनेस बंद कर दिया, तो सरकार ये कहती है कि भले अगले साल आपने शू का बिजनेस बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है आपका बिजनेस, फिर भी हम क्या करेंगे, जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ना, ये आपके किसी दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है। तो वही किधर रखा है कि भाई सेट ऑफ अलाउड होगा इवन इफ द बिजनेस टू विच रिलेट्स इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस इन विच द सेट ऑफ टेक्स प्लेस। तो अगले साल हो सकता है कि भाई मेरा कोई दूसरा बिजनेस चल रहा हो, मैं दूसरे बिजनेस से भी उसको सेट ऑफ कर सकता हूँ। इधर तक पूरी कहानी समझ में आ गई, ये एग्जांपल देख लेना, इजी है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अपन, टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट और रबर डेवलपमेंट अकाउंट, सेक्शन 33 ए बी। देखो हुआ ये कि एसएससी जो है, कोई एसएससी अगर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या टी रबड़ या कॉफी इन इंडिया, टी रबड़ या कॉफी इन इंडिया। तो सरकार ने कहा कि हम एक फंड बना रहे हैं, हम एक अकाउंट बना रहे हैं, हम एक फंड बना रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ पैसा जमा करा दोगे तो करंट ईयर में उतना जितना आपने पैसा जमा करा दिया ना, उतना आपको डिडक्शन दे देंगे। अच्छा, एसएससी क्यों ऐसा करना चाहेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। अच्छा, कितना पैसा आपको जमा कराना है, तो देखो सरकार आपको कितना डिडक्शन देगी 33 एबी में,
देखो, तो आपने जितना पैसा जमा कराया कोई दिक्कत नहीं है, वो ले लो, या फिर 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका 40%, मतलब सरकार ने कैप लगा दी, भाई हम 33 एबी में आपको डिडक्शन बिल्कुल देंगे, लेकिन 40% ही देंगे। तो अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% विचएवर इज लेस, इतना आपको जो है डिडक्शन मिलेगा। ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, जस्ट अपन आगे समझेंगे, पढ़ो उसको, क्या दे रहा है, अबाउट डिडक्शन विल बी अलाउड बिफोर सेटिंग ऑफ डॉट फॉर लॉसेज। इसका मतलब क्या है, जस्ट अपन थोड़ी देर में आगे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपको डिडक्शन समझ में आया कितना है, आपने जितना पैसा जमा कराया या फिर 40% विचएवर इज लेस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कब तक जमा कराना है, तो सरकार कहती है कि भाई अपनी जो आरओआई की ड्यू डेट है, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, तो उधर से 6 महीने गिन लो, या फिर बिफोर द ड्यू डेट विचएवर इज अर्लियर, आपको क्या करना पड़ेगा, ये पैसा जमा कराना पड़ेगा अगर आपको 33 एबी के अंदर डिडक्शन लेना है तो। अच्छा, 33 एबी के अंदर अगर आपको डिडक्शन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करानी पड़ेगी 44 एबी में। 44 एबी सेक्शन जो है अपन आगे इसी पीजीपीबी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं अपन, आपने जो पैसा जमा कराया ना, अच्छा उससे पहले अपन आपको यही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपने पैसा जमा कराया, किस अकाउंट में जमा कराया, सरकार ये कहती है कि उससे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, मतलब पैसा विड्रॉ करा आपने, अच्छा अच्छी बात है, विड्रॉ करो, अपने बिजनेस को ग्रो करो, अपने बिजनेस को ग्रो करो, रेवेन्यू खर्चा मत करना। अच्छा, रेवेन्यू खर्चा क्यों नहीं करने को बोली, आप कुछ भी उल्टा सीधा खर्चा कर दोगे, सरकार कहती है आप कैपिटल खर्चा करो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदो जिससे कि आपका बिजनेस बढ़े। तो सरकार ने कहा कि भाई जो आपका पैसा है उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, अमाउंट कैन नॉट बी विड्रॉन एक्सेप्ट फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन द स्कीम। और स्कीम के अंदर सरकार ने क्या कहा है कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, रेवेन्यू खर्चा आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज समझना, आपने पैसा जमा करा दिया, अब आपकी मृत्यु हो गई, आप स्वर्ग को सिधार गए, तो सीधी सी बात है कि जो लीगल हायर्स हैं वो क्या करेंगे, पैसा तो विड्रॉ कर लेंगे ना। तो आप बिजनेस चला रहे थे, आपने पैसा जमा करा दिया, अगले ही दिन आपकी मृत्यु हो गई, तो सरकार कहती है कोई बात नहीं, पैसा निकाल लो। अच्छा, एचयूएफ थी, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, पार्टीशन का मतलब है एचयूएफ के मेंबर्स में उनकी सारी एसेट्स बढ़ गई, तो एचयूएफ अब एग्जिस्टेंस में नहीं रही, तो सरकार कहती है पैसा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, पैसा निकाल दो, बिजनेस ही बंद हो गया, पैसा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और चीज समझना, आपने बिजनेस ही बंद कर दिया, बिजनेस जानबूझ के बंद कर दिया, सरकार कहती है पैसा निकाल सकते हो आप। अच्छा, आपने फर्म डिसॉल्व कर दी, आपने क्या करा, फर्म डिसॉल्व कर दी, सरकार कहती है पैसा निकाल दो। लेकिन देखना, ए और डी पॉइंट में एक ट्विस्ट दे दिया सरकार ने कि ए और डी पॉइंट कौन कौन से पॉइंट है, एक तो ये क्लोजर ऑफ बिजनेस और एक ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सरकार कहती है अगर आप इसमें से पैसा निकालोगे तो जितना आपने पैसा निकाला, जिस साल में निकाला, वो पूरा का पूरा आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात। अच्छा, ऐसा क्यों करा सरकार ने, देखो मृत्यु मृत्यु डेथ एसएससी के हाथ में नहीं है, वो जानबूझ के खुद की डेथ नहीं करना चाहेगा, राइट। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी सब रेगुलेटेड होते हैं, लेकिन आपने खुद ही बिजनेस बंद कर दिया, फिर खुद ही फर्म को डिसॉल्व कर दिया, तो ये एसएससी के हाथ में होता है और एसएससी टैक्स प्लान नहीं कर सकता है टैक्स को बचाने के लिए, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि भाई क्लोजर ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में अगर आप जितना पैसा विड्रॉ करोगे वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आपने पैसा विड्रॉ करा है। ओके, ऑलराइट। फिर देखो, आपने जो पैसा जमा कराया, सरकार ने कहा आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने एक और चीज कही कि भाई आप ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, भाई एसी मत लगाओ यार, एसी मत लगाओ, गेस्टों को मत फैसिलिटीज दो। सरकार ये कहती है कि भाई आप अपने बिजनेस को ग्रो करो, आप एसी मत लगाओ। तो कोई भी प्लांट एंड मशीनरी आपने क्या करा, ऑफिस में लगा ली, या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन घर में लगा ली, या फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, जितना आपने पैसा जमा कराया और जितना आपने पैसा विड्रॉ करके ये वाला खर्चा कर दिया, तो जिस साल आपने क्या करा, पैसा को विड्रॉ करके ये वाले एसेट्स खरीद लिए, उतना उतना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो उतना का उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, आपके टैक्सेबल प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। आपको कहानी समझ में आ रही है, ऑलराइट। फिर देखो, आप ऑफिस अप्लायंसेस नहीं खरीद सकते, लेकिन आप कंप्यूटर खरीद सकते हो, कंप्यूटर आपके बिजनेस के लिए काम आएगा। फिर अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी, कि कोई एसेट ऐसे होते हैं, कोई ऐसी स्कीम होती है जिसमें सरकार ये कहती है कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो 100% रिडक्शन आपको करंट ईयर में ही दे देंगे। तो अगर ऐसा कोई एसेट है जिसपे आपको 100% रिडक्शन मिल गया है तो वो 33 एबी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अच्छा, फिर देखना, आपने क्या करा, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, कोई ऐसे बिजनेस में जो किधर स्पेसिफाइड है, 11 शेड्यूल स्पेसिफाइड है, तो बेसिकली 11 शेड्यूल के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स दे रखे हैं जो सरकार चाहती है कि भाई ये बने ना। फॉर एग्जांपल टबैको हो गया, ड्रग्स हो गया, तो इन सब चीजों को सरकार ने कहा कि भाई हम इन बिजनेसेस को प्रमोट नहीं करना चाहते, तो अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है इनके लिए तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, जो भी आपने पैसा विड्रॉ करा पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो, अगर आपने क्या करा, पैसा विड्रॉ करके ये सारे एसेट्स खरीद लिए, तो जितना आपने पैसा यूटिलाइज करा वो क्या हो जाएगा, आपके टैक्सेबल प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, राइट। तो पहले आपने क्या करा था, पैसा जमा करा के डिडक्शन ले लिया था, मतलब टैक्स बचाया था। अब आपने स्टांपत्ति करी, सरकार को टोपी बनाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ जाएगा उस पर। अच्छा, एक और चीज समझना, जो आपने पैसा विड्रॉ करा है, सरकार कहती है जिस साल विड्रॉ करोगे उसी साल आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट को खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो अमाउंट विड्रॉन आपको क्या करना पड़ेगा, जिस साल आपने पैसा विड्रॉ करा उस साल आपको पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपको क्या हो जाएगा, जितना आपने अमाउंट यूटिलाइज नहीं करा वो आपकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, जो अपने ऊपर 3 केसेस पड़े थे ना, कौन कौन से, डेथ वाला, ठीक है, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इन 3 केसेस में अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो खर्च करने के लिए थोड़ी विड्रॉ करो, भाई इंसान की मृत्यु हो गई तो उसके लीगल ने पैसा विड्रॉ कर लिया, खर्च करने के लिए थोड़ी विड्रॉ करा बिजनेस के लिए।
तो सरकार कहती है अगर ये 3 केसेस हैं, पार्टीशन, लिक्विडेशन या फिर डेथ ऑफ द एसएससी, तो ये वाला जो है क्या एग्जेम्पशन, ये वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। इजी। अच्छा, एक और चीज समझना, एक और चीज सरकार क्या कहती है कि भाई आपने जो एसेट खरीदा है, आपने क्या करा, पैसा जमा कराया, पैसा विड्रॉ करके एसेट खरीद दिया, आप इसको 8 साल तक बेच नहीं सकते। तो आप इसको 8 साल तक बेच नहीं सकते फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज एक्वायर्ड। तो जिस साल एक्वायर करा उसके एंड के अगले 8 साल तक आप बेच नहीं सकते। अगर आपने बेच दिया तो जितने का एसेट खरीदा था वो आपको क्या मान लिया जाएगा, पीजीबी, मतलब आपकी वो अगेन इनकम मान ली जाएगी, उसको आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपन। अच्छा, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, सरकार ने क्या कर रखा है, आपने बजट में भी सुना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेंट होती है, राइट। तो अभी बजट में कुछ डिस्कशन चल रहा था, ये चल रहा था कि यार सैलरीड एम्प्लॉइज बेचारा फंसे जा रहा है, और जो एग्रीकल्चर से जो इनकम कमा रहे हैं, जो रिच फार्मर्स हैं, उनको तो टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा। तो सरकार ये कह रही थी कि सॉरी, सरकार ने तो एग्रीकल्चर इनकम तो पूरी एग्जेंट है, लेकिन कुछ सिटीजन ये क्लेम कर रहे थे कि यार एग्रीकल्चर इनकम को आपको टैक्सेबल करना चाहिए, मतलब एक कैप तो लगाओ, मतलब बड़े बड़े रिच फार्मर्स एग्रीकल्चर से इनकम कमा के पूरा का पूरा टैक्स फ्री इनकम एंजॉय कर रहे हैं। तो सरकार ने तो ऐसा कुछ करा नहीं, लेकिन सिटीजन थोड़े गुस्सा थे, अगर आपने कुछ बजट में ये चीज सुनी हो तो अपने को अपने जो डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजंस है उसमें क्या है, अपने जो डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजन है उसमें जो एग्रीकल्चर इनकम है पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है, मतलब अगर आप खेती बाड़ी करके पैसा कमाते हो, टैक्स देना ही है, फ्री है, वो टैक्स फ्री है। लेकिन बड़े ध्यान से समझना, अगर कोई ऐसे सीईओ क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टी को, अगर आप क्या कर रहे हो, टी को मैन्युफैक्चर या ग्रो कर रहे हो, तो सरकार कहती है कि जो भी आप पैसा कमाओगे उसका 60% एग्रीकल्चर माना जाएगा, मतलब उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 40% बिजनेस इनकम मानी जाएगी, उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। कहानी समझ में आ गई। अच्छा, ऐसे ही अगर आप रबड़ को क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो 65% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 35% आपको बिजनेस इनकम मानते हुए टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, आप कॉफी को क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो 75% आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, उसको आपको टैक्स देना नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपए कमाए, आपका प्रॉफिट है 100 रुपए, तो 100 रुपए का 75%, 100 रुपए का 75% कितना हुआ, 75 रुपए। तो 75 रुपए आपकी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, इसका आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बचा जो 25 रुपए आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही आपने क्या करा, कॉफी को ग्रो करा और क्योर करा, तो 75-25 हो गया। अच्छा, आपने ग्रो करा, क्योर करा, ग्राउंडेड और रोस्टेड, मतलब थोड़ा सा और साइंटिफिक वर्क कर लिया इस पे, तो सरकार ने कहा 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और बिजनेस इनकम आपकी 40% मानी जाएगी। इधर तक पूरी कहानी समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं कि भाई अपन टैक्सेबल बिजनेस इनकम निकालेंगे कैसे 33 AB के बिजनेस के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आप तो ये देखो कि भाई आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है। सबसे पहले आपने अपना प्रॉफिट पकड़ा, ओके, जस्ट अ सेकंड, आपको अपना नेट प्रॉफिट पकड़ना है, ठीक है। उसमें से आप डिडक्शन लेस करो, कौन सा डिडक्शन, 40% ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट डिपॉजिटेड व्हिचएवर इज लेस। आपने डिडक्शन लेस करा, नेट प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करोगे, आपने पैसा विड्रॉ करा लेकिन यूटिलाइज नहीं करा। अच्छा, आपने पैसा इमीडिएट यूटिलाइज कर लिया, मतलब वो वाले एसेट खरीद लिए, या फिर आपने एसेट को ट्रांसफर कर दिया। तो हमने कहा ना कि भाई अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपको जो इस पे टैक्स देना पड़ जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, आपके जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्शन उसमें ऐड कर देंगे, तो आपका जो टोटल निकल के आ जाएगा। अच्छा, इस टोटल में क्या करा जाएगा, बेसिकली आपका एग्रीकल्चर पोर्शन लेस करा जाएगा। एग्रीकल्चर पोर्शन कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला जो एग्रीकल्चर पोर्शन है आपका, ये आपका एग्रीकल्चर पोर्शन लेस कर दिया जाएगा, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, टोटल पीजीपी इनकम निकल के आ जाएगी। उसमें से आप ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस को अगर लेस कर दोगे तो आपकी नेट पीजीपी इनकम आ जाएगी, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इधर तक पूरी कहानी समझ आ गई। अच्छा, मैंने आपको एक चीज समझाई थी क्या, कि जो आपको डिडक्शन मिलता है, देखो ये रहा, जो आपको डिडक्शन मिलता है वो कैसे मिलता है, बिफोर सेटिंग ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज अंडर सेक्शन 72। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज क्या होते हैं, प्रॉफिट और लॉसेज का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई पिछले सालों में आपने कुछ लॉसेज करे, ठीक है, तो सरकार कहती है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके लॉस हुए तो फ्यूचर में जब भी आप प्रॉफिट कमाओगे ना, फ्यूचर में जब भी आप क्या करोगे, प्रॉफिट कमाओगे, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली आपके प्रॉफिट में से वो लॉसेज को कम कर देंगे, फिर जो नेट अमाउंट आएगा उस पर टैक्स लेंगे। अच्छा, तो देखो अपने जो डिडक्शन निकाला, अपने सबसे पहले क्या पकड़ा था, देखो अपने सबसे पहले नेट प्रॉफिट पकड़ा था, मैंने सबसे पहले पकड़ा था नेट प्रॉफिट, उसके बाद मैंने क्या करा, डिडक्शन लेस करा। अच्छा, डिडक्शन लेस करा, नेट प्रॉफिट पकड़ा, डिडक्शन लेस करा, फिर उसका सारे एडजस्टमेंट करे, फिर मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज को लेस करा। तो सरकार ये कह रही है कि जो आपको डिडक्शन निकालना है ना, ये बिफोर सेटिंग ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा सरकार ने, सरकार बेसिकली आपको कम डिडक्शन देना चाहती है। तो अज्यूम करो आप सबसे पहले क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज को लेस कर देते, फिर उसके बाद डिडक्शन लेस करते, फिर उस पर एग्रीकल्चर पोर्शन को लेस करते, तो सरकार को नुकसान होता। तो सरकार ने बस एक क्लैरिफिकेशन दे दिया कि जो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है ना, वो बाद में जाके लेस होंगे, पहले से लेस मत कर देना। तो जो आप डिडक्शन निकालोगे बेसिकली वो कैसे निकालोगे आप, जो आप डिडक्शन निकालोगे वो विदाउट सेटिंग ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आपको निकालने रहेंगे। कहानी समझ में आ गई, ओके। अच्छा, एक और चीज समझना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो अभी अकाउंट में हमने पैसा जमा कराया है उसमें से आप विड्रॉ करके रेवेन्यू खर्चा नहीं कर सकते, क्या करना है आपको, कैपिटल खर्चा करना है। अच्छा, अगर किसी इंसान ने रेवेन्यू खर्चा कर दिया तो सरकार ये कहती है कि ये जो आपका नेट प्रॉफिट है ना, इस नेट प्रॉफिट में वो रेवेन्यू खर्चा इंक्लूडेड होगा, तो उस नेट प्रॉफिट में पहले तो रेवेन्यू खर्चे को ऐड करो। भाई आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो खर्चे को लेस करके निकाला होगा ना, तो सरकार कहती है कि आपको जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये कम आ रहा है, इसमें आप क्या करो, रेवेन्यू खर्चे को ऐड करो। तो उस अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कोई रेवेन्यू खर्चा कर रखा है पैसा विड्रॉ करके, अगर आपने क्या कर रखा है, कोई रेवेन्यू खर्चा कर रखा है पैसा विड्रॉ करके, तो सरकार कहती है कि जो आप नेट प्रॉफिट दोगे ना, वो कौन सा वाला लोगे, नेट प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू खर्चा, ताकि आपका रिवाइज नेट प्रॉफिट आए। तो ये वही बात कह रहा है
कि अगर मैंने रेवेन्यू खर्चा कर दिया है तो नेट प्रॉफिट में आपको ऐड करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसका 40% चेक करेंगे। तो अगर आपको पता हो इधर डिडक्शन कैसे निकलती है, इधर डिडक्शन निकलती है 40% ऑफ अबव प्रॉफिट, 40% ऑफ अबव प्रॉफिट, इसका अपन 40% लेते हैं और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर का आपको जो है डिडक्शन मिलता है। तो सरकार ने कहा अगर रेवेन्यू खर्चा करते हो तो ये जो नेट प्रॉफिट लिखोगे ना, ये किसका 40% लोगे, इस नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, नेट प्रॉफिट प्लस 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 क्या, रेवेन्यू खर्चा। ठीक है, कहानी समझ आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखते हैं अपन। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अपन एक चीज समझिए कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, टी का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, टी का बिजनेस कर रहे हो, टी का बिजनेस कर रहे हो तो 60% आपकी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, 40% आपकी बिजनेस इनकम है। अच्छा मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, आपका क्या है, आपका बेसिकली एक एसेट है, ठीक है, आपका एक एसेट है, उसकी वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है, कॉस्ट 100 रुपए। आपने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लिया कितना, डेप्रिसिएशन करंट ईयर में लिया आपने, इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा। तो एसेट की वैल्यू है कितनी, 100 रुपए, डेप्रिसिएशन आपका बनता है फॉर एग्जांपल 20 रुपए, तो आपकी डब्ल्यूडीवी कितनी निकल के आ गई, डब्ल्यूडीवी निकल के आ गई 80 रुपए। ठीक है, अच्छा आपका जो प्रॉफिट है, आपके प्रॉफिट कितना था, 100 रुपए था। सरकार ने कहा कि भाई 60 रुपए तो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, और 40% क्या है आपकी बिजनेस इनकम है, 40% क्या है, बिजनेस इनकम है। तो एसएससी ये कहता है कि भाई जो मेरे डब्ल्यूडीवी है ना, ये जो डब्ल्यूडीवी है, ये जो 20 है, इसका भी मैं क्या करूंगा, इसका भी मैं 40% करूंगा। मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 100। एसएससी बोलता है कि भाई डेप्रिसिएशन में लेस करूंगा, 20 का 40% कितना होता है, 20 का 40% 8 होता है। तो एसएससी बोलता है कि मेरी डब्ल्यूडीवी होनी चाहिए 92। एसएससी बोला कि भाई क्योंकि मेरी बिजनेस इनकम 40% टैक्सेबल है, तो मैं जो डब्ल्यूडीवी निकालता हूं, जो मैं डब्ल्यूडीवी निकालूंगा वो मैं उसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो भी 40% ही लेस करूंगा। तो एसएससी की डब्ल्यूडीवी कितनी आ गई, 92 निकल के आ गई। तो एसएससी क्लेम करता है कि मैं फ्यूचर में एसएससी क्लेम करता है कि मैं फ्यूचर में 92 की डब्ल्यूडीवी पे क्या लूंगा, 92 की डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन लूंगा। लेकिन सरकार बोलती है कि भाई आपका डेप्रिसिएशन बनता है 80 रुपए, क्योंकि आपको पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। तो सरकार ने क्लैरिफिकेशन निकाल दिया कि भले ही आपकी कंपोजिट इनकम के अंदर एक पार्ट ऑफ इनकम बिजनेस इनकम मानी जा रही है, बाकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जा रही है, लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन की डब्ल्यूडीवी निकालोगे, डेप्रिसिएशन हटा के डब्ल्यूडीवी निकालोगे, डेप्रिसिएशन आपको पूरा ही लेस करना है। ठीक है, तो डब्ल्यूडीवी आपकी 80 ही आएगी। आप 92 डब्ल्यूडीवी क्लेम नहीं कर सकते और फ्यूचर में ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। भले ही करंट ईयर में 60% आपकी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जम्प्ट है, 40% हम क्या मान रहे हैं, बिजनेस इनकम मान रहे हैं। लेकिन सरकार ने कह दिया कि भाई आप जब डब्ल्यूडीवी निकालोगे ना, तो डब्ल्यूडीवी निकालते समय आपको डेप्रिसिएशन पूरा ही लेस करना है। ठीक है, अच्छा इसमें सरकार का ही फायदा है ना, सरकार फ्यूचर में आपको कम डेप्रिसिएशन देगी। तो बस ये वाला पॉइंट वही है जो मैंने आपको हिंदी में समझाया, पढ़ लेना पूरा आप, इजी है, वेरी वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। अब अपन देखने जा रहे हैं एक साइट रिस्टोरेशन फंड। अब अपन देख रहे हैं एक साइट रिस्टोरेशन फंड। तो जैसे अपन ने 33 ए भी देखा था, एक्जैक्टली सेम है, 33 ए भी है। अच्छा कौन से एसएच को मिलेगा, वो क्या कर रहा है, प्रोस्पेक्ट कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोस्पेक्ट मतलब ढूंढ रहा है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल रहा है, और प्रोड्यूस कर रहा है पेट्रोलियम या नेचुरल गैस या बोथ इन इंडिया। तो अगर आप एसएससी हो और आप ये बिजनेस कर रहे हो, तो सरकार ने कहा कि भाई साइट रिस्टोरेशन फंड बनाते हैं। साइट रिस्टोरेशन फंड का मतलब क्या है कि आप जमीन खोद के पेट्रोल निकाल रहे हो, तो हम एक फंड बना देते हैं ताकि हम इस जमीन को रिस्टोर कर सकें। अगर आप इस फंड में कुछ पैसा लगाते हो तो आपको डिडक्शन देंगे। डिडक्शन का मतलब है आपके प्रॉफिट में से उतना अमाउंट कम हो जाएगा और आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा डिडक्शन कितना है, देखो अमाउंट डिपॉजिटेड और 20% ऑफ प्रॉफिट विचएवर इज लेस। अच्छा उसमें अपन ने क्या देखा था, उसमें देखा था अमाउंट डिपॉजिटेड और 40%, इधर क्या है अमाउंट डिपॉजिटेड और 20%। और एक और ट्विस्ट क्या है, आपको उधर पैसे जमा कराना था महीने सॉरी साल खत्म हो गया उसके 6 महीने और ड्यू डेट ऑफ आरओआई विचएवर इज अर्लियर। लेकिन इधर आपको पैसा जमा कराना है बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस का खत्म होने से पहले जमा करा देना है। अच्छा वही सेम चीज है कि अबव डायरेक्शन मिलेगा बिफोर सेटिंग ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, जैसा अपन उधर पढ़ा था सेम एग्जैक्टली अपन को इधर पढ़ना है। अच्छा एक और चीज, जो पैसा एज अ इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसको भी हम अमाउंट डिपॉजिटेड मानेंगे। तो आपने पैसा जमा कराया उस पर शायद कोई इंटरेस्ट बन रहा हो, तो सरकार ने कहा जो भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है उसको भी हम अमाउंट डिपॉजिटेड में ऐड कर देंगे। तो देखो क्या दे रखा है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड एनी अमाउंट क्रेडिटेड इन द अकाउंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, उसको भी हम जो है डिपॉजिट माना जाएगा। सेम चीज जो अपने उधर पड़ी थी कि भाई आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन द स्कीम, रेवेन्यू खर्चा नहीं कर सकते, ऑडिट मैंडेटरी है। अच्छा विड्रॉल ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट, ठीक है, तो बेसिकली आपने अकाउंट क्लोज करके पैसा निकाल लिया, तो उधर अपन ने देखा था ना कि भाई टैक्सेबल कर देते थे अपन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दे दिए थे कि भाई इन केस में आपका अमाउंट जो है टैक्सेबल होगा, राइट। तो सरकार ने इधर कहा कि भाई अगर आपने क्या करा अकाउंट को क्लोज करके पैसा विड्रॉ कर लिया तो हम अकाउंट को टैक्सेबल कर देंगे। कितना टैक्सेबल करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल देखो जनरली होता ही है कि भाई ये एक क्या है, ये एक माइन है, ठीक है, जनरली होता है ये है कि भाई ये एक माइन है, तो सरकार आरजी को बोलती है कि भाई ये माइन हम आपको देते हैं, आप इसमें से क्या करो, पेट्रोल निकालो, नेचुरल गैस निकालो, ऑयल निकालो, जो भी फायदा होगा हम 50-50 कर लेंगे। ठीक है, तो सरकार की जमीन थी, सरकार ने मुझे बोला कि भाई आप खोदो, पेट्रोल निकालो, बेचो, जो भी फायदा होगा आधा आधा कर लेंगे। ठीक है, तो सरकार ने बेसिकली ये मेरे साथ एक अग्रीमेंट करा। अच्छा मैं अब बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या करा, पैसा जमा करा दिया एक फंड में, मैंने जो है एक पैसा जमा करा दिया फंड में, फंड बना देते हैं अपन, ये मेरा फंड, मैंने जो है पैसा जमा कराया एक फंड में, ये है मेरा क्या, FUND फंड। तो बेसिकली आप सीधी सी बात समझना, ये जो पैसा है
मैंने जो पैसा इसके अंदर डाला, सरकार ये कहती है जब आप क्या करोगे, इस पैसे को विड्रॉ करोगे तो इसमें से बेसिकली 50% शेयर तो हमारा है ना, तो 50% हमें दे दो, और बाकी जो 50% है वो क्या होगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट। तो वही दे रखा है कि भाई कोई भी अमाउंट आपने क्या करा, विड्रॉ करा, तो बेसिकली कितना टैक्सेबल होगा, अमाउंट सो विड्रॉन एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इफ एनी पेबल टू सीजी, जितना आपको सरकार को पे करना है उसको लेस कर दो, बाय वे ऑफ प्रॉफिट और प्रोडक्शन शेयर एज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट रिफर टू इन दिस, वो आपकी जो है इनकम मानी जाएगी। जो आपने पैसा विड्रॉ करा, सरकार का शेयर सरकार को पकड़ा दो, बाकी जो आपका शेयर है उस पर आप टैक्स पे कर दो, वो भी सरकार को देना पड़ेगा आपको टैक्स। इजी है, समझ में आ गई बात। अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपका बिजनेस बंद हो चुका था, ठीक है, और उसकी बिजनेस बंद होने के बाद आपने पैसा विड्रॉ करा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार कहती है कि हम तो ये मानेंगे कि आपका बिजनेस चल रहा है और जो भी अपने पैसा विड्रॉ करा है उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। इजी है। सेम चीज जो अपन ने 33 एबी में पढ़ी थी वो इधर है कि भाई जो आपने पैसा फंड में जमा करा है उसमें आप ये एसेट्स नहीं खरीद सकते। कौन कौन से एसेट नहीं खरीद सकते, ये वाले सेम एसेट है जो अपने उधर पढ़े थे, एक्जैक्टली सेम है इधर। फिर देखो वही वाला पॉइंट, अगर आपने करंट में पैसा विड्रॉ करा है तो करंट में आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, और वही पॉइंट आ गया कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, 8 साल के अंदर आप इसको बेच नहीं सकते, अगर आप बेच दिया तो आपको कॉस्ट क्या मान लिया जाएगा, आपका इनकम मान ली जाएगी। इजी है, इधर तक कहानी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 37, सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ऑलराइट ऑलराइट, सो बेसिकली अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। देखो मैंने आपको एक चीज बताता हूँ कि जहां जो भी सरकार को प्रमोट करना होता है ना, जो भी चीज सरकार को प्रमोट करनी होती है, सरकार उसमें इंसेंटिव दे देती है कि भाई ठीक है यार, हम आपको इंसेंटिव देते हैं, ये चीजें करो ताकि हमारा भी फायदा हो। और जहां सरकार की सटक गई वहां पर आता है एफएम। एफएम मैडम आती है बजट लेके, सिस्टम पाड़ देंगे, पढ़ा ना सिस्टम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भाई एक समय पे एग्जाम हुआ करता था, अभी कल परसों बजट आया तो 12.5%, तो एक समय एग्जाम हुआ करता था, फिर लोगों ने लगाया 10% टैक्स, और अब लगा दी 12.5% टैक्स। अब सोचो, एक जमाने में एग्जाम और एक जमाने पे 12.5% टैक्स, और मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, मार्केट तो जा रहा है, रॉकेट बना पड़ा है। कल कल आपने देखी होगी निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर थी, मैं बोला भाई क्या चल रहा है ये, मतलब स्टॉक मार्केट से इतनी नेगेटिव न्यूज मिली थी, लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं है, मार्केट तो जा रहा है भाई ऊपर, धमाधम धमाधम धमाधम। मैं भी बोल रहा हूँ इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छा मौका है, इन्वेस्टिंग करो। एफएनओ छोड़ दो भाई, एफएनओ तो मैंने भी बहुत हाथ दिलाए हैं, लेकिन एफएनओ नहीं करना चाहिए। तो अपन टॉपिक पे आते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो सीधी सी बात यह है कि सरकार को प्रमोट करना था साइंटिफिक रिसर्च। सरकार ने कहा कि भाई आप खर्चा करो, खर्चा जो करोगे हम आपको डिडक्शन देंगे। तो फॉर एग्जांपल सरकार कहती है कि भाई अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कंट्रीब्यूशन करा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को कंट्रीब्यूशन करा, आपको जितना आपने कंट्रीब्यूशन करा पूरा पूरा खर्चा आपको जो है अलाउ कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी इंडियन कंपनी को कंट्रीब्यूशन करा जो किसमें एंगेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज है फॉर साइंटिफिक रिसर्च, आपको जो है पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। आपने आईआईटी को, आईआईएस को, नेशनल लेबोरेटरी को कंट्रीब्यूशन करा, 100% डिडक्शन अलाउ। अच्छा किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को क्या करा, कंट्रीब्यूशन करा, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च या फिर सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, तो आपको जो है 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई अगर एसएससी ने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन कराया, सरकार कहती है पूरा पूरा आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा एक और चीज समझते हैं अपन, आपने कंट्रीब्यूशन ना करने की बजाय खुद के बिजनेस से रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च कर लिया, तो सरकार कहती है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो आपको बिल्कुल डिडक्शन देंगे। अच्छा आपने जो रेवेन्यू खर्चा कराया, आपको जो है पूरा डिडक्शन दे दिया जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप कैपिटल एसेट का खर्चा करते हो तो सरकार कहती है कि जो भी आप कैपिटल एसेट खरीदोगे 100% डिडक्शन करंट में ही मिल जाएगा, 100% डिडक्शन करंट में ही मिल जाएगा। तो मैंने आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन करते समय एक चीज बताई थी कि भाई सरकार कुछ स्कीम स्पेसिफाइड करती है, अच्छा कुछ कंडीशन फुलफिल करवाती है, अगर आप वो कर देते हो तो जो भी आप कैपिटल एसेट खरीदते हो उसका 100% डिडक्शन आपको करंट में मिल जाता है। तो देखो ये वही है कि अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च का कोई कैपिटल एसेट खरीदा, सरकार कहती है कि जितना भी अमाउंट आपने दिया है इस एसेट को खरीदने के लिए 100% डिडक्शन करंट में आपको मिल जाएगा। बस ध्यान रखना लैंड का नहीं मिलेगा आपको। तो जो अपना लैंड होता है, लैंड का सरकार आपको डिडक्शन नहीं दे रही है, वेदर लैंड इज एक्वायर्ड एज सच और पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपने सिर्फ लैंड खरीद ली या फिर बिल्डिंग के साथ लैंड खरीद ली। बिल्डिंग के साथ अगर आप लैंड खरीदते हो तो लैंड की जो कॉस्ट है उसमें जो अमाउंट है लैंड का उसका आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। सरकार एक और चीज कहती है कि बिजनेस चालू करने से पहले अगर आपने जो है साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करा है तो भी हम आपको डिडक्शन देंगे। तो सरकार कहती है कि भाई जब आपने जब बिजनेस चालू करा उसके पिछले 3 साल में चले जाओ, उसके पिछले 3 साल में आपने जो भी रेवेन्यू और कैपिटल खर्चा करा है उसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे। कब डिडक्शन दे देंगे, जिस साल आप बिजनेस कमेंस कर रहे हो। तो देखो क्या दे रखा है, विद इन 3 इयर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस चालू करने के 3 साल पहले आपने क्या करा, खर्चा करा, तो 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के। सो 100% डिडक्शन इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। इधर बिजनेस आएगा, इधर बिजनेस लिख लेना, 100% डिडक्शन इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा आपने जो भी रेवेन्यू खर्चा करा उसका आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा, जो भी कैपिटल नेचर का खर्चा करा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगेन वही लैंड का नहीं मिलेगा। अच्छा एक और चीज समझना, आपने जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा करा उसमें सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका मिलेगा, रॉ मटेरियल का मिलेगा और सैलरी का मिलेगा। अच्छा सैलरी में अगेन परक्यूजर इंक्लूड नहीं होते, तो मटेरियल और सैलरी का मिलेगा। अच्छा सैलरी में अगेन परक्यूजर इंक्लूड नहीं होते, तो इजी है, साइंटिफिक रिसर्च आपको समझ में आ गया, सेक्शन 35। अच्छा एक और चीज समझना, भाई आपने किसी अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को पेमेंट कर दिया, ठीक है,
आपने डिडक्शन ले लिया, बाद में पता चला कि वो तो फर्जी निकली, फर्जी इंस्टीट्यूट थी, तो सरकार कहती कोई दिक्कत नहीं है, जब आपने पेमेंट करा, जब वो अप्रूव थी ना हमारी तरफ से, अगर ऐसा था तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सो डिडक्शन अलाउड इवन इफ द अप्रूवल इज विड्रॉल आफ्टर द पेमेंट। अच्छा, एक और चीज समझना, आपने क्या करा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट खरीदा, 100 करोड़ का एसेट खरीद लिया, करंट में पूरा पूरा डिडक्शन ले लिया, लेकिन आपका प्रॉफिट इतना ही नहीं, तो क्या होगा, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन की तरह अनऑब्जर्व साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। तो सरकार कहती है कि जो अनऑब्जर्व साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इसका ट्रीटमेंट एक्जैक्टली सेम होगा एज एन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। आपको कहानी समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज समझना, आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट खरीदा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट खरीदा, 100% रिडक्शन करंट में ले लिया। अच्छा, 2 साल बाद जाके आप उस एसेट को बेच देते हो, तो 100 करोड़ का एसेट खरीदा आपने, 100 करोड़ रिडक्शन ले लिया। 2 साल बाद जाके सरकार ने आपने उस एसेट को बेच दिया 60 लाख में, 60 लाख में आपने क्या करा, उस एसेट को बेच दिया। तो सरकार कहती है कि आपने जितना डिडक्शन लिया था या फिर जितना सेल अमाउंट है, व्हिचएवर इज लोअर, डिडक्शन या सेल अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर, आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी। तो देखो, अगर साइंटिफिक रिसर्च आपने एसेट बेच दिया तो सेल अमाउंट या डिडक्शन और व्हिचएवर इज लोअर आपकी क्या हो जाएगी, पीजीपी इनकम मान ली जाएगी। तो सीधी सी बात है ना भाई, मैंने 100 करोड़ का एसेट खरीदा था, 60 करोड़ में बेच दिया, तो मुझे बेचने पे फायदा कितना हुआ, बेचने पे मुझे बेसिकली फायदा हुआ 60 लाख का। तो सरकार कहती है 60 लाख आपका क्या मान लिया जाएगा, पीजीपी इनकम मानी जाएगी। अच्छा, दूसरा केस समझो, मैंने 100 करोड़ का एसेट खरीदा और उसको 150 करोड़ में बेच दिया, तो अपन कैसे निकालेंगे इसको, मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि भाई मैंने 100 करोड़ का एसेट लिया, खरीदा था और 150 में बेच दिया, तो डिडक्शन कितना इनकम टैक्सेबल होगा। तो देखो क्या दे रखा है, सेल अमाउंट, सेल अमाउंट क्या है अपना, सेल अमाउंट है 150 और डिडक्शन कितना लिया था मैंने, 100, तो व्हिचएवर इज लोअर, व्हिचएवर इज लोअर क्या होगा आपका 100 रुपए, तो 100 रुपए आपका क्या होगा, बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगा अंडर पीजीबीपी। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी एक कि भाई एक्चुअल कॉस्ट तक का जो आपका डिडक्शन है वो तो आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, और जो बैलेंस है ओवर एक्चुअल कॉस्ट, वो क्या होता है आपका कैपिटल गेन्स होता है, जो अपन कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में समझेंगे। तो इधर अगर आप देखोगे तो आपको 150 रुपए मिले हैं, तो 150 रुपए में सरकार ने कहा 100 रुपए तो आपकी पीजीबीपी में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, और बाकी जो 50 रुपए बच गए वो क्या होगा, वो आपका कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा 50 रुपए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च एसेट को बेचा तो सेल अमाउंट या डिडक्शन अलाउड व्हिचएवर इज लोअर आपको क्या हो जाएगा, पीजीबीपी मान ली जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने डिडक्शन लिया 100 रुपए का, मैंने बेच दिया 60 रुपए में, तो 60 रुपए मुझे फायदा हुआ ना, सरकार कहती है 60 रुपए टैक्सेबल कर दो। 100 रुपए में खरीदा था, डिडक्शन 100 रुपए ले लिया, 150 में बेच दिया, ठीक है, तो सरकार आपसे टैक्स कितना लेगी पीजीबीपी में, जितना आपने डिडक्शन क्लेम करा था, कितना डिडक्शन क्लेम करा था पहले 100 रुपए, तो 100 रुपए पे आपने पहले टैक्स नहीं पे करा था, तो क्या करो 100 रुपए पे टैक्स पे कर दो, 100 रुपए आपको इसकी 100 रुपए आपकी इनकम बना लो, और बाकी जो 50 रुपए है वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन्स माना जाएगा। एक और चीज समझना, एक कंपनी है किसमें इंगेज है, बायोटेक्नोलॉजी, कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल नॉट बीइंग द आर्टिकल और थिंग स्पेसिफाइड इन द लिस्ट ऑफ 11 शेड्यूल। 11 शेड्यूल में बताया था ना कौन कौन से, कोई जिसको सरकार प्रमोट नहीं करना चाहती। तो अगर आप क्या करो, मैन्युफैक्चर करो, प्रोड्यूस करो कोई आर्टिकल और थिंग, या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में इंगेज हो, तो आपने क्या करा है, अप्रूव्ड, सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है, सरकार के द्वारा अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी बनाई है, तो 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगेन इधर लैंड एंड बिल्डिंग का आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये घुमाना दे, क्वेश्चन में घुमा किस तरह से दे सकता है, आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी का बिजनेस कर रहे हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हो, और आपने क्या करा है, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी जो अप्रूव्ड है सरकार के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए, और उस पर खर्चा करा है तो आपको जो है 100% डिडक्शन दे दिया जाएगा, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको जो है डिडक्शन नहीं मिलेगा इसके अंदर। ऑलराइट, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा, 35 AD। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स मैं आपको आगे कराता जाऊंगा, अभी जो रेलेवेंट एंड रिलेटेड टॉपिक है वो अपन सबसे पहले कवर कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस।